फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 211। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 211 एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा। दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के बीच पहले टकराव के बाद दोनों साम्राज्य शांत और शांत रहे, जैसे कि दोनों ने चल रहे युद्ध के बारे में भूल गए हों। जबकि दक्षिणी क्षेत्र के बाहर रहने वाले कुछ लोग सोच सकते हैं कि सब कुछ शांत होने लगा है और कोई युद्ध नहीं होगा, केवल दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही जानते थे कि यह शांतिपूर्ण माहौल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। डाइंग आइल महाद्वीप के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान खुद को तैयार कर रहा था। जबकि दो साम्राज्यों या दो राज्यों के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे से लड़ना सामान्य बात थी, एक युद्ध जिसमें डाइंग आइल महाद्वीप के अधिकांश प्रमुख साम्राज्य शामिल थे कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों के बड़े साम्राज्य भी इस युद्ध पर ध्यान दे रहे थे। अभी तक ये पुष्टि की गई थी कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के अलावा 4 प्रमुख साम्राज्य इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। इन चारों साम्राज्यों का अपना अपना लंबा इतिहास रहा है। दरअसल इन चारों साम्राज्यों में से 2 साम्राज्यों का इतिहास बहुत लंबा था। ये दोनों साम्राज्य लगभग 700 से 800 साल तक अस्तित्व में रहे। डाइंग आइल महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित दक्षिणी क्षेत्र के पश्चिम में स्टॉर्म एम्पायर और उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी क्लाउड अर्थ एम्पायर इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। ये स्टॉर्म एम्पायर ही था जिसने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन एम्पायर को चुना था। जवाब में क्लाउड अर्थ एम्पायर, जो स्टॉर्म एम्पायर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और सबसे बड़ा दुश्मन था, दक्षिणी फायर ड्रैगन एम्पायर के पक्ष में शामिल हो गया। डाइंग आइल महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र हजारों छोटे बड़े द्वीपों से बना हुआ था। उत्तरी क्षेत्र साल भर में लगभग 8 महीने ठंडा रहता था। इससे उत्तरी क्षेत्र में जीवन अन्य क्षेत्रों की तुलना में कठिन हो गया था। उत्तरी द्वीपों पर कई साम्राज्य भी थे जो अब 7 शताब्दियों से भी ज्यादा समय से मौजूद हैं। वैसे तो ये साम्राज्य अक्सर आपस में टकराते रहते थे, लेकिन अगर कभी उत्तरी द्वीपों पर किसी विदेशी ताकत ने हमला किया तो इन सभी साम्राज्यों ने हाथ मिलाकर दुश्मन को हरा दिया। उत्तरी द्वीपों से संबंधित एजलेस द्वीप और उसके पड़ोसी मिस्ट महासागर ने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में शामिल होने का फैसला किया। इस युद्ध में भाग लेने वाले इन 2 साम्राज्यों का उद्देश्य अधिक लाभ प्राप्त करना था। वास्तव में मिस्ट महासागर के पास पूरे महाद्वीप पर सबसे अच्छी और सबसे उन्नत नौसेना बलों में से एक था, जबकि एजलेस द्वीप में सबसे अधिक संख्या में जल जादूगर हैं। इसने एजलेस द्वीपों पर आक्रमण करना किसी के लिए भी लगभग असंभव बना दिया, क्योंकि उनके जल जादूगर दुश्मन पर हमला करने के लिए समुद्री जल का इस्तेमाल करते थे। अगर इन 6 साम्राज्यों की सभी सेनाओं को एक साथ मिला दिया जाए तो ये सेना डाइंग आइल महाद्वीप पर किसी भी साम्राज्य को हराने की ताकत रखने वाली सबसे मजबूत सेना बन जाएगी। इन 6 साम्राज्यों की सेनाओं की कुल संयुक्त संख्या 6.5 मिलियन से अधिक थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये सभी 6 साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र में लड़ते हैं तो ये युद्ध पिछले 500 वर्षों में डाइंग आइल महाद्वीप की भूमि पर हुआ सबसे हिंसक और अराजक युद्ध बन जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्काईलाइन राजा के सिंहासन पर बैठे आदित्य वर्तमान में राज्य की कुल आय और व्यय का हिसाब लगा रहे थे। जितना अधिक आदित्य पढ़ता उतना ही अधिक उसे आश्चर्य होता कि राजा केन ने इतने लंबे समय तक राज्य को गिरने से कैसे बचाया। महाराज, मुझे आपको बीच में रोकने के लिए खेद है, लेकिन मेरे पास कुछ जरूरी समाचार है। आदित्य ने पढ़ना बंद कर दिया। उसने नोटबुक अपनी गोद में रखी और फिर वॉटसन की ओर देखा जो भेष में था। अभी इस्तारिन साम्राज्य के सभी लोग भेष में थे, यहाँ तक कि आदित्य भी भेष में था। अभी उसका पूरा चेहरा बहुत अलग दिख रहा था। जूलिया की मदद से आदित्य अपना चेहरा और अपने बालों का रंग बदलने में सक्षम था। इस बदलाव का कारण स्काईलाइन किंगडम के इस्तारिन साम्राज्य को बेचे जाने की खबर को छिपाना था। अगर युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही खबर लीक हो जाती तो दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य अपनी पूरी सेना को इस्तारिन साम्राज्य को बाहर निकालने के लिए भेज देता। ब्लैक ड्रैगन किंग ब्रोलबिनस स्काईलाइन किंगडम के महत्व और दक्षिणी भूमि में इस्तारिन साम्राज्य की उपस्थिति को समझता और जानता था। अगर ऐसा हुआ तो भले ही आदित्य दुश्मन से लड़ने से नहीं डरता, लेकिन उसकी योजनाएं खराब हो जाएंगी और आश्चर्य का तत्व खत्म हो जाएगा। स्टॉर्म एम्पायर, क्लाउड अर्थ एम्पायर, एजलेस आइलैंड्स और मिस्ट ओशन की सेनाएं दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं। स्टॉर्म एम्पायर ने 300,000 पीक प्रथम क्रम के सैनिक और 50,000 द्वितीय क्रम के जादूगर खरीदे हैं जो पवन जादू का उपयोग करने में विशेषज्ञ हैं। क्लाउड अर्थ एम्पायर ने 300,000 पीक प्रथम क्रम के सैनिक और 50,000 द्वितीय क्रम के पृथ्वी जादूगर भेजे हैं। आदित्य ने देखा कि वॉटसन जितना अधिक पढ़ता था वह उतना ही अधिक हैरान होता था। हालांकि आदित्य पूरी तरह से शांत रहा। गोबलिन आक्रमण में लड़ने और लाखों उत्परिवर्ती अग्नि चींटियों को मारने के बाद आदित्य के लिए 1000,000 की सेना कुछ भी नहीं थी। आदित्य ने आंखें बंद करके शांति से वॉटसन की बातें सुनी। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि एजलेस आइलैंड्स और मिस्ट ओशन दोनों ने अलग अलग पक्ष क्यों चुने हैं। एजलेस आइलैंड्स ने अपने कुल 450,000 जल जादूगर भेजे हैं।
450,000 सैनिकों में से 100,000 सैनिक दूसरे क्रम के जल जादूगर हैं। 50,000 जल जादूगर तीसरे क्रम के साधक हैं। सेना का नेतृत्व एजलेस आइलैंड्स के 5 पीक चौथे क्रम के कमांडर कर रहे हैं, जबकि उनके पड़ोसी मिस्ट ओशन ने अपने पीक चौथे क्रम के 10 जल जादूगर और 300,000 पहले और दूसरे क्रम के सैनिक भेजे हैं। जब दोनों साम्राज्यों के बीच अच्छे संबंध हैं और वे एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो एजलेस आइलैंड्स और मिस्ट ओशन ने अलग अलग पक्ष क्यों चुने हैं? आदित्य ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। ये पूरी स्थिति आदित्य को डाइंग आइल महाद्वीप के शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे कारण का ठीक से पता नहीं है, लेकिन हमारे जासूसों के अनुसार एक लड़की को लेकर दोनों साम्राज्यों के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है। ये लड़की एक निश्चित साम्राज्य की राजकुमारी है। दोनों सम्राटों को वह पसंद आ गई है और वे उससे शादी करना चाहते हैं। ओह, ये दिलचस्प है। एजलेस आइलैंड्स और मिस्ट ओशन एम्परर्स दोनों बहुत छोटे थे और एक ही उम्र के थे। वास्तव में दोनों सम्राट एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जब सब तैयार हैं, मुझे पक्का यकीन है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। सभी सेनाएं अब तैयार हैं। समय और युद्ध का मैदान अभी तय नहीं हुआ है। एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से आदित्य काफ़ी व्यस्त हैं। वे लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत थी। सबसे पहली चीज़ जो आदित्य ने पूरी तरह से ख़त्म कर दी, वह थी सभी गद्दारों को मारना। जब आदित्य ने कमान संभाली तो केन ने सभी रईसों, नौकरों, कमांडरों, नौकरानियों, शाही अधिकारियों और महल में काम करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा किया। केन के जाने के बाद इस अवसर का उपयोग करते हुए उसने पूछा कि क्या सभी उसके अधीन काम करना जारी रखना चाहेंगे। आदित्य ने उन्हें वेतन में वृद्धि का वादा किया और उनके साथ बेहतर व्यवहार करने का वादा किया। जबकि लगभग सभी आदित्य के अधीन काम करना जारी रखने के लिए सहमत हो गए, कुछ शाही अधिकारियों ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। जबकि आदित्य ने उन्हें सबके सामने जाने दिया। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, नाथन और उसके आदमियों ने उनका ख्याल रखा। जिन लोगों ने छोड़ने का फैसला किया, वे वास्तव में दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के जासूस थे। लगभग 805 जासूस दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के थे। जाहिर है, ऐसा लग रहा था कि ब्लैक ड्रैगन किंग केन और उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। बिना किसी को पता चले जासूसों को चुपचाप खत्म कर दिए जाने के बाद आदित्य के लिए काम करने वालों को अपनी आत्माओं को एक अनुबंध के साथ बांधना पड़ा। अनुबंध वास्तव में बहुत सरल था। स्टारिन साम्राज्य को धोखा दो और तुम मर जाओगे। जब आदित्य ने अनुबंध की शर्तें और नियम समझाए तो सभी सहमत हो गए। हालांकि आदित्य ने कुछ लोगों को नाराज देखा और विरोध करना चाहा। 2 रईसों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे जोर से शिकायत करने लगे और नौकरी छोड़ना चाहते थे। हालांकि आदित्य ऐसा नहीं होने देना चाहता था। स्काईलाइन किंगडम खरीदने से पहले एलिसिया के संपर्कों का उपयोग करके वह इस किंगडम के बारे में वह सब कुछ जानने में सक्षम था जो उसे जानना था। ये जानते हुए कि ये रईस भ्रष्ट और सड़े हुए थे, आदित्य ने सार्वजनिक रूप से उन्हें मार डाला और वाटसन को उनकी संपत्ति और संपत्ति लेने का आदेश दिया। भले ही कुछ लोगों को आदित्य द्वारा उन्हें अनुबंध से बांधने का तरीका पसंद न आया हो, लेकिन आदित्य को ये करना ही था। आदित्य जानता था कि उसे अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए ये कदम उठाना ही था। सभी को अनुबंध के तहत रखने के बाद आदित्य ने अपनी पहचान बताई और एक नए आदेश की घोषणा की। कमांडरों, रईसों और शाही अधिकारियों के पिछले रैंकों को ले लिया गया और उन्हें नए रैंक दिए गए। राज्य के ड्यूक को विस्काउंट बनाया गया। आदित्य ने मेरिट पॉइंट सिस्टम भी जोड़ा। अंत में सभी खुश थे कि वे स्टारिन साम्राज्य के अधीन थे। आदित्य ने सभी कमांडरों और रईसों को अपने वंश की एक बूंद देकर ड्रैगनियन में बदल दिया। सभी दूसरे क्रम के कमांडर ड्रैगनियन बनने के बाद तुरंत तीसरे क्रम के पावर हाउस बन गए। आखिरकार ये सब हो गया। आदित्य और वॉटसन ने सभी को नए कार्य और मिशन देने के लिए कड़ी मेहनत की। आदित्य ने बचे हुए रईसों को अपनी गंदगी साफ करने और सभी अवैध कारोबार बंद करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। कमांडरों को अपराधियों के पूरे स्काईलाइन किंगडम को साफ करने का आदेश दिया गया था। आदित्य ने सभी को अपनी पहचान न बताने का आदेश देना भी नहीं भूला। इसके साथ ही आदित्य ने इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण में पहला बड़ा कदम उठाया था। सभी को अपना अपना काम करने के लिए भेज दिया गया। आदित्य अतीत के अभिलेखों की समीक्षा करने में व्यस्त हो गया। उसने उन नीतियों और कानूनों की भी समीक्षा शुरू कर दी जो इस देश के पिछले राजाओं और शासकों ने बनाए थे। केन की कई नीतियां केवल राज्य को कमजोर कर रही हैं। जिन नीतियों के बारे में उसने सोचा था कि वे उसके राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगी, वे राज्य को ही नुकसान पहुंचा रही थीं। आदित्य के लिए राज्य के पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया आसान थी। एलिसिया और जूलिया ने सक्रिय रूप से उसकी मदद की। खबर को लीक होने से रोकना मुश्किल था। और अंततः 4 दिनों के बाद युद्ध, जिसमें मरते हुए द्वीप के 6 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य शामिल थे, केंद्रीय मैदानों में शुरू हुआ जो दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के बीच स्थित थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं।
मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पोप फुतुरी मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 212 अध्याय 212। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 212C 212। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केंद्रीय मैदान एक ऐसा क्षेत्र है जहां दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य दोनों की सीमाएं मिलती हैं। यह एक तटस्थ क्षेत्र था। पूरा क्षेत्र लगभग 42 किलोमीटर बड़ा था। केंद्रीय मैदान हमेशा से विभिन्न युद्धों और लड़ाइयों का केंद्र बिंदु रहा है। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य दोनों के अस्तित्व में आने से पहले भी केंद्रीय मैदान लोगों के लिए युद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां हजारों सालों में लाखों लोग मारे गए थे। ये युद्ध क्षेत्र लाखों सैनिकों का कब्रिस्तान भी था। आज भी साहसी समूह, भाड़े के सैनिक, किसान और यहाँ तक कि आम लोग भी मृत सैनिकों के हथियार, कवच या कलाकृतियां ढूंढने के लिए केंद्रीय मैदानों में जाते थे। यहाँ तक कि जब दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां बन गए, तब भी ड्रैगन साम्राज्यों में से किसी ने भी इस जगह पर कुछ नहीं किया। केंद्रीय मैदान काले जादू वाले लोगों के लिए स्वर्ग की तरह थे, खासकर नेक्रोमेंसरों के लिए। चूंकि यह जगह सैनिकों की कब्रगाह भी थी, इसलिए एक नेक्रोमेंसर आसानी से एक बड़ी सेना बना सकता है। यद्यपि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य ने किसी भी नेक्रोमेंसर को केंद्रीय मैदानों में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि यह क्षेत्र एक तटस्थ क्षेत्र था। अधिकांश नेक्रोमेंसरों ने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कुछ भी हुआ तो दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होगा। किसी भी सामान्य दिन के विपरीत आज अजीब तरह से पूरा केंद्रीय मैदान खाली था। इस जगह पर कोई भी व्यक्ति, किसान, साहसी और भाड़े के सैनिक नहीं थे जो खजाने की तलाश में थे, जो लाखों शहीद सैनिकों के शवों के साथ दफनाए गए थे। आज केंद्रीय मैदान बहुत शांत था। ऐसा लगता है कि उत्तरी ठंडी हवा ने इस जगह को भूतः भूमि में बदल दिया है। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ था। जहां देखो बर्फ ही बर्फ थी। सब कुछ सफेद था, मानो स्वर्ग 6 साम्राज्यों को लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। इस समय बर्फबारी भी हो रही थी। इसने दोनों तरफ की सेनाओं को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस दुनिया में मन की मौजूदगी हर एक चीज को प्रभावित करती है। इस दुनिया का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग है। इस दुनिया में गर्मियां और सर्दियां बहुत कठोर थीं। खासतौर पर सर्दियों के महीने बहुत ठंडे होते थे। आम लोगों का ठंड से मरना आम बात थी। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी के साधकों को भी इस ठंडे मौसम का सामना करना मुश्किल था। योजक चिन्ह। चूंकि अभी बर्फबारी हो रही है, इसलिए फिलहाल दोनों पक्षों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है। हालांकि दूसरे क्रम या उच्च क्रम के सैनिक आसानी से इस ठंड का सामना कर सकते हैं और ठंड महसूस किए बिना इस ठंडे मौसम में नंगे भी रह सकते हैं, लेकिन पहले क्रम के सैनिकों की वजह से ही दोनों पक्षों ने अपना मार्च रोक दिया। चूंकि दोनों पक्षों के अधिकांश सैनिक पहले क्रम के साधक हैं, इसलिए दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अगर वे नहीं चाहते कि उनके सैनिकों की सहनशक्ति और मान कम हो। अभी आदित्य, जूलिया, वॉटसन, एम्बर, स्कॉट, नाथन, हेनरी, एलेनोर, जोश, टायलर, जैचरी, मॉर्गन और लियो सभी एक कमरे में बैठे थे और मीटिंग कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाया, क्या दोनों पक्ष बर्फ के बादलों को दूर धकेलने के लिए अपने 5वें क्रम के साधकों का उपयोग नहीं कर सकते? लियो के अनुसार 5वें क्रम के साधकों को आसानी से बादलों से भरा आकाश साफ करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे दोनों पक्ष अपना मार्च फिर से शुरू कर सकें और पूरी लड़ाई जल्दी शुरू हो सके। चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं, लियो। आदित्य लियो को इस मीटिंग रूम में बैठने दे रहा था ताकि वह सभी से सीख सके। लियो इस तरह की चीजों में बिल्कुल अनुभवहीन था। उसकी राय में लियो इस्तारिन साम्राज्य के सबसे मजबूत साधकों में से एक बनने जा रहा था। वह लियो को भविष्य में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार करना चाहता था। मुझे संदेह है कि कोई भी 5वें क्रम का साधक इस बादल भरे आकाश को साफ कर सकता है, जब तक कि 2 या उससे ज्यादा 5वें क्रम के साधक एक ही समय पर काम न करें। केंद्रीय मैदान कोई छोटी जगह नहीं है। वह युद्ध क्षेत्र 42 किलोमीटर बड़ा है। सिर्फ आकाश को साफ करने के लिए 5वें क्रम के साधक का मान खत्म हो जाएगा, जो कोई भी पक्ष करने को तैयार नहीं है। 5वें क्रम के साधक इस पूरी लड़ाई का मुख्य निर्णायक कारक हैं। अगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही 5वें क्रम के साधकों में से किसी एक का भी मान खत्म हो गया तो यह उस पक्ष के लिए बहुत बड़ी हार होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शीर्ष 5वें क्रम के साधक अपना मान पुनः प्राप्त करने के लिए मान पुनः प्राप्ति की गोलियां खा सकते हैं, लेकिन मान पुनः प्राप्ति की गोली या औषधि जो करती है वह मान पुनः प्राप्ति की गति को तेज करती है। गोली कुछ सेकंड के भीतर साधक के मान भंडार को पूरी तरह से ठीक नहीं करती है। अगर साधक 5 सितारा मान पुनः प्राप्ति की गोली लेता है तो उसे मान पुनः प्राप्त करने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। लेकिन जहां तक आदित्य को पता था, केवल कीमिया की देवी ही 6 महाद्वीपों पर 5 सितारा गोली बना सकती है। मुख्य महाद्वीप पर चीजें अलग हो सकती हैं, आदित्य निश्चित नहीं है। कोई भी पक्ष अपने सबसे मजबूत साधक के कम मान में होने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।
हालांकि जूलिया 5 स्टार गोलियां बना सकती है, लेकिन कुछ 5 स्टार गोलियों के अलावा ज़्यादातर 5 स्टार गोलियां बाजार में नहीं बेची जाती हैं। इस तथ्य का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि 5 स्टार गोली बनाने के लिए ज़रूरी कीमिया सामग्री की गुणवत्ता पाना बेहद मुश्किल है और बहुत महंगी भी है। 5वें स्तर के गुट के लिए एक कीमियागर का होना भी एक बड़ी बात है जो फोर्थ सितारा गोली बना सकता है। एक कीमियागर अनिवार्य रूप से एक गुट की रीढ़ की हड्डी है। जूलिया और उसकी गोलियों के बिना स्टारिन साम्राज्य का तेजी से बढ़ना संभव नहीं होता। जूलिया की गोलियों ने आदित्य की जान कई बार बचाई है। 10 लाख कीमियागरों में से केवल एक ही 4 सितारा कीमियागर बन सकता है। जूलिया को अन्य कीमियागरों से अलग बनाने वाली एक और बात यह है कि 5 स्टार की गोली बनाने में उसकी सफलता दर 100% थी, जबकि 4 स्टार कीमियागर की 4 स्टार की गोली बनाने की सफलता दर केवल 50 से 70% है। यह अपने आप में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। इसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि दोनों पक्षों ने इस युद्ध के लिए कितने 5वें क्रम के साधक खरीदे हैं। माजिन गांव के पुराने नेता जैचरी की बातें सुनकर नाथन ने खुद में निराश महसूस करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ये पता लगाना नाथन का काम था कि इस युद्ध में दोनों पक्षों ने कितने 5वें क्रम के साधक खरीदे हैं। लेकिन वह दुश्मन के बेस के पास भी नहीं जा सका, क्योंकि दुश्मन के बेस में रहने वाले 5वें क्रम के साधक उसे 15 किलोमीटर दूर होने पर भी भांप लेते। नाथन पीक 4थे क्रम के साधक से छिप सकता है, दुर्भाग्य से वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां वह 5वें क्रम के साधक से भी छिप सके। ऐसा नहीं है कि हम इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। जब लड़ाई शुरू होगी तो हम देखेंगे कि दोनों पक्षों के पास क्या क्षमता है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस युद्ध पर नज़र रख रहे हैं। जैसा कि आदित्य ने कहा, कई अन्य ताकतें भी युद्ध के मैदान पर अपनी नज़र बनाए हुए थीं। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। हमें कब तक इंतजार करना होगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शायद कुछ और मिनटों में। आप क्या योजना बना रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं इस दुनिया को दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का नवीनतम हथियार दिखाने जा रहा हूं। केंद्रीय मैदान के ठीक बाहर, जब सैनिक पृथ्वी के जादू से बने तंबुओं और घरों में शरण ले रहे थे, विभिन्न साम्राज्यों के सेनापति बाहर इंतजार कर रहे थे। अभी सबकी नज़र एक ऐसे युवक पर थी जो 20 साल का लग रहा था। युवक के काले नुकीले बाल और काली पुतलियां थीं। युवक के चेहरे पर ड्रैगन जैसी आभा थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि जब बर्फ युवक के शरीर पर गिरती थी तो बर्फ तुरंत वाष्पित हो जाती थी। युवक ने काले रंग का पूरी बाजू का लबादा पहना हुआ था, जिसके पीछे एक काले ड्रैगन का चेहरा बना हुआ था। यह युवक ब्रोलबिनर के बेटों में से एक था। 5 शताब्दियों में ब्रोलबिनर और उसके जुड़वां भाई दोनों की कई पत्नियां और कई बच्चे थे। ब्रोलबिनर के बच्चों में से एक का नाम लुकास था। लुकास एक युवा व्यक्ति था जो केवल 34 वर्ष का था। 29 वर्ष की आयु में लुकास 5वें क्रम की शुरुआत तक पहुंचने में सफल रहा। ऐसा कहा जाता है कि लुकास अपने पिता से भी अधिक प्रतिभाशाली था। 24 साल की उम्र में लुकास को दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के कमांडरों में से एक बनाया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रोलबिनर खुद लुकास का पक्षधर था और उसे अगला सम्राट बनने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं। कोई नहीं जानता था कि ब्रोलबिनर क्या सोच रहा था। लुकास का शरीर मांसल था। उसकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा था और उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 11 इंच थी। यह इस युद्ध का पूरा नतीजा बदलने वाला है। अपने हाथ की एक लहर से लुकास ने आग की लपटों को बुलाया। लपटों ने एक ड्रैगन का रूप ले लिया और 20 मीटर की सीमा के भीतर की सारी बर्फ को तुरंत वाष्पित कर दिया। जब बर्फ की 3 मीटर मोटी परत वाष्पित हो गई तो लुकास ने अपने स्टोरेज रिंग से 15 मीटर आकार की एक तोप निकाली। सभी ने ध्यान से तोप को देखा। तोप आम तोपों जैसी ही दिख रही थी, सिवाय इसके कि यह तोप आकार में बड़ी थी। आम तोपों से अलग इस तोप के थूथन एस्ट्रागाल, पहले सुदृढ़ रिंग, दूसरे सुदृढ़ रिंग, वैनफील्ड एस्ट्रागाल और बेस रिंग को सुनहरे रंग से रंगा गया था। सभी को मैं आपको फायरस्टॉर्म तोप से परिचित कराता हूं। एक उन्नत और विशेष तोप जिसका उपयोग केवल उन साधकों द्वारा किया जा सकता है जो अग्नि से लगाव रखते हैं। इस फायरस्टॉर्म तोप का एक ही शॉट एक पीक 5वें क्रम के साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त है। यह एक नई विकसित तोप है। साम्राज्य में बहुत कम लोग ही इस तोप के बारे में जानते हैं। लुकास की बातें सुनकर सभी चौंक गए, ये सोचकर कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने एक ऐसी तोप विकसित की है जो एक पीक 5वें क्रम के साधक को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अचानक सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के पक्ष में शामिल हो गए हैं। सबके हैरान चेहरे देखकर लुकास चुपके से मुस्कुराया और सबको तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फायरस्टॉर्म तोप के अलावा फायर ड्रैगन साम्राज्य के पास कई शक्तिशाली हथियार भी थे। लुकास ने उन्हें यह नहीं बताया कि यह फायरस्टॉर्म तोप एक असफल उत्पाद है। हालांकि यह तोप एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक को गंभीर रूप से घायल करने की शक्ति रखती है, लेकिन जब इस तोप को दागा जाता है तो एक बिंदु पर हमला करने और अपनी सारी आक्रमण शक्ति को एक बिंदु पर छोड़ने के बजाय तोप के विस्फोट की शक्ति हर जगह फैल जाती है। इस तोप को असफल उत्पाद कहे जाने का कारण यह है कि जबकि यह तोप लाखों एक क्रम के साधकों को मार सकती है, फायरस्टॉर्म तोप अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही, जो कि 5वें क्रम के साधकों को मारना था।
जैसे पिताजी ने मुझसे कहा था, ये बेवकूफ़ मूर्ख हैं, उन्हें कुछ प्रलोभन दो और वे कुत्तों की तरह व्यवहार करेंगे। हर कोई ये देखने में विफल रहा कि लुकास उन्हें किस तिरस्कार भरी नज़र से देख रहा था। चलो इस बुरे लड़के का परीक्षण करते हैं। लुकास अपने हंसमुख स्वभाव में वापस चला गया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसने कभी सभी की लालची निगाहें नहीं देखीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 213 अध्याय 213। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 213 213। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे पिताजी ने मुझसे कहा था, ये बेवकूफ़ मूर्ख हैं, उन्हें कुछ प्रलोभन दो और वे कुत्तों की तरह व्यवहार करेंगे। हर कोई ये देखने में विफल रहा कि लुकास उन्हें किस तिरस्कार भरी नज़र से देख रहा था। चलो इस बुरे लड़के का परीक्षण करते हैं। लुकास अपने हंसमुख स्वभाव में वापस चला गया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे उसने कभी सभी की लालची निगाहें नहीं देखीं। ये तोप काम कैसे करती है? एजलेस द्वीप समूह के कमांडर ने पूछा। ठीक है, यह एक व्यापार रहस्य है मेरे दोस्त। यदि आप इस तोप के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको महामहिम से बात करनी होगी। भले ही फायरस्टॉर्म तोप एक असफल उत्पाद था, लेकिन लुकास किसी भी तरह से दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि यह चीज़ कैसे काम करती है। योजना ये थी कि इस तोप का उपयोग एजलेस आइलैंड्स और स्टॉर्म एम्पायर को दक्षिणी फायर ड्रैगन एम्पायर पर अधिक निर्भर बनाने के लिए किया जाए और दोनों साम्राज्यों को अपने अधिक सैनिकों और संसाधनों को इस युद्ध में भेजने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन ये सब बाद के समय के लिए आरक्षित थे। ये भविष्य के लिए एक योजना थी। सभी लोग, मुझे आप लोगों से कुछ कदम पीछे हटने की आवश्यकता है। लुकास के शब्दों को सुनकर एजलेस द्वीप समूह और स्टॉर्म साम्राज्य के कमांडर और अन्य लोग पीछे हट गए। लुकास ने फायरस्टॉर्म तोप के शरीर पर अपना हाथ रखा। भले ही ये तोप एक असफल उत्पाद था, लेकिन ये लुकास के पसंदीदा खिलौनों में से एक है। वास्तव में केवल लुकास ही जानता था कि उसे अपने पिता को इन फायरस्टॉर्म तोपों में से एक देने के लिए मनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। सिर्फ एक फायरस्टॉर्म तोप बनाने में 40 मिलियन सोने के सिक्कों से लेकर 50 मिलियन सोने के सिक्कों और लगभग 3 महीने का समय लगता है। पूरे दक्षिणी फायर ड्रैगन साम्राज्य में 10 से भी कम लोग जानते थे कि ये फायरस्टॉर्म तोपें कैसे बनाई जाती हैं। उन 10 लोगों में लुकास और उसके पिता ब्लैक ड्रैगन किंग उनमें से 2 थे। दूसरे राजकुमारों या शाही परिवार के सदस्यों को भी फायरस्टॉर्म तोप का रहस्य नहीं पता था। जैसे ही लुकास ने अपने मन का एक छोटा सा हिस्सा फायरस्टॉर्म तोप में स्थानांतरित करना शुरू किया, पूरी तोप चमक उठी। तोप पर सुनहरे निशान हर गुजरते सेकंड के साथ चमकीले होने लगे। उसी समय तोप के आधार से तोप के शरीर पर सुनहरे रंग के जटिल रून दिखाई देने लगे। लुकास ने तोप में जो मन स्थानांतरित किया, वह फायरस्टॉर्म तोप को सक्रिय कर रहा था और हमला करने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही सेकंड में हर कोई फायरस्टॉर्म तोप की बढ़ती गर्मी को महसूस करने में सक्षम था। वास्तव में बढ़ती गर्मी के कारण फायरस्टॉर्म तोप के पास की बर्फ की परत भी पिघलने लगी। इस समय एजलेस आइलैंड्स और स्टॉर्म एम्पायर दोनों के कमांडरों के चेहरे पर आश्चर्य और सदमे की भावना थी। अपनी आंखों के कोने से लुकास ने उन्हें देखा और चुपके से मुस्कुराया। फिर उसने फायरस्टॉर्म तोप को 45 डिग्री घुमाया और आसमान की ओर निशाना साधा। उसी समय तोप के मुंह पर प्रकाश का एक छोटा सुनहरा गोला संघनित होने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ सुनहरे गोले का आकार बढ़ता रहा। बूम! सभी की चौंकती निगाहों के सामने फायरस्टॉर्म तोप से आसमान में सुनहरी रोशनी की किरण निकली। लुकास समेत सभी ने ऊपर देखते हुए प्रकाश की सुनहरी किरण का अनुसरण किया। सुनहरी किरण काले बादलों को भेदती हुई आगे बढ़ी। लुकास को पूरी तरह से पता था कि यह सुनहरी किरण उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों और कमांडरों ने देखी थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये तोप उनके साम्राज्य का एकमात्र हथियार नहीं था। भले ही युद्ध के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही उनका रहस्य उजागर हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन इसका जवाब दे सके। जैसा कि लुकास ने सोचा था, मध्य के दूसरी तरफ उत्तर में बर्फबारी के कारण लाखों से ज्यादा सैनिकों को रुकना पड़ा। जब कमांडर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि वे बर्फबारी को कैसे रोक सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक सुनहरी रोशनी की किरण बादलों को चीरती हुई बादलों के पार जा रही थी। वह क्या था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी के पास जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि अगले ही पल पूरा अंधेरा आसमान जगमगा उठा। इस समय दोनों तरफ के सभी सैनिकों ने भी सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सैनिकों के लिए पूरे दृश्य को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। पूरा अंधेरा आसमान सुनहरे रंग में चमकने लगा और ऐसा लगा जैसे सूरज खुद ही उतर आया हो। अगले ही पल सभी ने आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट सुनी। एक ऐसी आवाज़ हुई जो आसमान में पटाखे फूटने जैसी थी, लेकिन पटाखों की आवाज़ की तुलना में यह आवाज़ कहीं ज़्यादा तेज़ और खतरनाक थी। उस समय हर सैनिक ने गहरे सदमे में अपना मुंह और आंखें चौड़ी कर ली थीं, क्योंकि उन्होंने एक विशाल शॉकवेव को सभी काले बादलों को दूर धकेलते हुए देखा था।
ऐसा लग रहा था मानो आसमान में सुनहरी लपटें काले बादलों को निगल रही हों। एक पल के लिए सब कुछ इतना चमकीला हो गया कि कुछ शीर्ष एक क्रम साधक आकाश की ओर देखते ही रह गए। विस्फोट से निकली सुनहरी रोशनी की तेज तीव्रता के कारण जिसने पूरे केंद्रीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, कुछ शीर्ष एक क्रम साधकों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। अगर कोई सैनिकों से पूछे कि जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें कैसा लगा, तो सैनिक जवाब देते कि यह एक विस्मयकारी क्षण था और उनका दिल भय और सदमे से भर गया था। ये पूरा दृश्य उनके लिए अविस्मरणीय था। जब कोई सोचता था कि जमीन पर यह विस्फोट हो रहा है, तो वे खुद को इस विशाल विस्फोट का सामना करते हुए कल्पना करके कांपना बंद नहीं कर सकते थे। जब अंततः सब कुछ शांत हो गया, तो वह सुनहरी रोशनी जो कुछ लोगों को अस्थायी रूप से अंधा बना रही थी और कुछ को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर रही थी, धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। तब सभी ने साफ नीला आकाश देखा। आदित्य और अन्य छिपी हुई ताकतें जो इस लड़ाई को देखने के लिए कलाकृतियों का उपयोग कर रही थीं, उन्हें गहरा सदमा लगा। खास तौर पर वे साम्राज्य या ताकतें जो पहले दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का मजाक उड़ाती थीं या उसे नीची नज़र से देखती थीं। आदित्य और वॉटसन ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के पास इतना शक्तिशाली हथियार होगा। सोचना कि राजा ब्रोलबिनर के पास इतना शक्तिशाली हथियार था। महाराज, मुझे लगता है कि हमें दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के साथ अधिक सावधानी से पेश आना चाहिए। आदित्य ने दीवार पर लगी स्क्रीन को देखते हुए अपना सिर हिलाया। ये सब जूलिया के पिता की बदौलत था कि आदित्य को इस तरह का उपकरण मिल गया जिससे वह देख सकता था कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह इस कलाकृति का उपयोग करके दुश्मनों की जासूसी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सम्राट ब्रोलबिनर को पता है कि वर्तमान में इस युद्ध पर कई छिपी हुई ताकतें नजर रख रही हैं। चूंकि उनके बेटे ने युद्ध शुरू होने से पहले ही इतना शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। आदित्य ने जो कहा वह सच हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन उसे लगा कि वह असली कारण से बहुत दूर नहीं था। आदित्य, क्या तुम उन हथियारों का उपयोग कर रहे हो जो सम्राट ब्रोलबिनर ने अधिक शक्तिशाली हथियार विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी? शायद नहीं। दोनों ड्रैगन साम्राज्य अपनी सेना के मामले में बेहद गोपनीय हैं। दोनों साम्राज्यों के पास कुल कितने सैनिक हैं, ये जानने के अलावा कुछ भी कभी भी बाहर नहीं आता या लीक नहीं होता। इस बीच आदित्य मन ही मन सोच रहा था कि इस बड़े पैमाने पर हमले को शुरू करने के लिए कितनी शक्ति या मान की आवश्यकता है। योजक चिन्ह, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह, प्रभावशाली, बहुत बढ़िया। यह मेरे जीवन में देखी गई सबसे उन्नत और शक्तिशाली तोपों में से एक है। एजलेस आइलैंड्स और स्टॉर्म एम्पायर के दोनों कमांडर लुकास की ओर मुड़े। लुकास ने उनकी निगाहों को अनदेखा किया और शांति से अपना पसंदीदा खिलौना स्टोरेज रिंग में रख दिया। अब जबकि बर्फ गिरना बंद हो गई है, तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। लुकास मन ही मन दोनों कमांडरों से यह सवाल पूछने का इंतजार कर रहा था। सर लुकास, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हम दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य से यह फायरस्टॉर्म तोप खरीद सकते हैं? ये शक्तिशाली तोप हमारे साम्राज्य की सुरक्षा को दोगुना कर सकती है और भविष्य की लड़ाइयों में हमारी मदद करेगी। स्टॉर्म एम्पायर भी इनमें से कुछ शक्तिशाली तोपें लेना चाहेगा। बेशक, हमारा साम्राज्य उचित मूल्य पर बातचीत करने को तैयार है। सर लुकास, आप क्या सोचते हैं? दोनों कमांडरों ने लुकास को संबोधित करने का तरीका बदल दिया। अब उन्होंने उसका नाम पुकारने से पहले सर जोड़ दिया, जो वे पहले नहीं करते थे। ये सिर्फ इतना कहा गया कि ब्रोलबिनर ने लुकास को बताया था। अब दोनों कमांडरों ने देख लिया है कि उनका साम्राज्य क्या कर सकता है और कम से कम युद्ध जीतने तक वे एक साथ रहेंगे। मैं आप दोनों को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लुकास ने फिर गंभीर चेहरा बनाया, जैसे कि वह कुछ बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हो, जिससे दोनों कमांडर थोड़े घबरा गए। सब कुछ पिताजी पर निर्भर करता है। बेशक, मैं अपने पिता को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अंत में अंतिम निर्णय महामहिम पर निर्भर करेगा। पिताजी को जानते हुए वह इस विषय पर चर्चा के लिए दोनों सम्राटों को बुलाएंगे। इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि लुकास उनके पक्ष में था और फायरस्टॉर्म तोपें खरीदने में उनकी मदद करके उनसे मित्रता करना चाहता था। जैसा कि लुकास और उसके पिता ने भविष्यवाणी की थी, दोनों कमांडरों ने मूर्खों की तरह मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जबकि साम्राज्य में हर कोई लुकास को एक बेवकूफ़ और ऐसा व्यक्ति मानता था जो सम्राट बनने के योग्य नहीं है। भले ही ब्रोलबिनर उसका पक्षधर हो, लेकिन असल में लुकास बहुत अलग था। बहुत कम लोग ही जानते थे कि लुकास किस तरह का आदमी था। जबकि लुकास भेड़ होने का दिखावा करता था, लेकिन भेड़ की खाल के नीचे वह एक सांप था जो किसी भी समय अपने दुश्मनों को डसने के लिए तैयार रहता था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 214 अध्याय 214। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 214 C 214।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाखों सैनिक उत्तर और दक्षिण दिशा से मध्य मैदान की ओर बढ़े। दोनों दिशाओं से 10,000 से ज्यादा वाइवन युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। वाइवन की पीठ पर 10 सैनिक बैठे थे। प्रत्येक वाइवन का आकार 10 मीटर बड़ा था। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य से संबंधित वाइवन की त्वचा काली थी, जबकि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य से संबंधित वाइवन की त्वचा सफेद थी। वाइवन शक्तिशाली 3 ऑर्डर पावरहाउस थे। वास्तव में शीर्ष 3 ऑर्डर वाइवन में से कुछ में शुरुआती 4 ऑर्डर जादूगरों को हराने की शक्ति भी थी। पूरे डाइंग आइल महाद्वीप में दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य केवल 2 साम्राज्य हैं जो वाइवन को पालते हैं और लड़ाई के लिए वाइवन का उपयोग करते हैं। कोई नहीं जानता था कि दोनों ड्रैगन साम्राज्य वाइवन को कैसे पालते और उनका प्रजनन करते थे। ये रहस्य कभी किसी के साथ साझा नहीं किया गया, यहाँ तक कि दोनों साम्राज्यों के सबसे करीबी दोस्तों के साथ भी नहीं। आदित्य अपने दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ किसी भी ड्रैगन प्रजाति को नियंत्रित कर सकता है, चाहे वह वाइवन हो या लेविथान। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य वाइवन को अपने अधीन करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करते हैं। वास्तव में अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे वाइवन के गले में काले और सफ़ेद कॉलर दिखाई देंगे। वाइवन सबसे मजबूत ड्रैगन प्रजातियों में से एक है जिसे सवारी की तरह माना जाता था। ऐसी चीजें केवल दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में ही पाई जा सकती हैं। कॉलर पर कुछ अजीब रून बने हुए थे। कॉलर एक विशेष धातु से बने थे। सर लुकास, क्या आप हमें इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं? एजलेस आइलैंड्स और स्टॉर्म एम्पायर के कमांडरों ने गहरे सदमे में आसमान की ओर देखा। लुकास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। तो महामहिम ने इस लड़ाई में वाइवन्स को भेजने का फैसला किया है। ये काले वाइवन हमारे साम्राज्य द्वारा पाले गए हैं। चिंता मत करो, ये वाइवन हम पर हमला नहीं करेंगे। अब और समय बर्बाद मत करो। लुकास की कमान में लाखों की सेना ने हमला करना शुरू कर दिया। इस बार उनकी मार्चिंग गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये वाइवन हमारे स्टारिन साम्राज्य में मौजूद वाइवन से थोड़े अलग दिखते हैं। हालांकि वाइवन का आकार आदित्य द्वारा जंगल से खरीदे गए ज्यादातर वाइवन से बड़ा था, लेकिन ये वाइवन जंगली वाइवन से कमजोर दिखते थे। वाइवन के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी। वाइवन स्वभाव से अभिमानी, घमंडी और मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें ड्रैगन वंश होता है। लेकिन इन वाइवन में वही कमी थी जिसकी वजह से दूसरे वाइवन से डरते थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इन वाइवन्स को दबाया जा रहा है। आदित्य को भी यकीन नहीं था, लेकिन जितना वह बता सकता था, इन वाइवन्स में वह सार नहीं था जो उन्हें ड्रैगन से जोड़ता था। आकाश को ढंकने वाले उन वाइवन को देखकर वॉटसन भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। महाराज, मुझे लगता है कि दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के पास बहुत सारे रहस्य हैं। मुझे आश्चर्य है कि दोनों ड्रैगन साम्राज्य और क्या छिपा रहे हैं। चलो अभी लड़ाई का निरीक्षण करते हैं। आदित्य को उम्मीद थी कि दोनों ड्रैगन राजा इस युद्ध में लड़ेंगे। उसे ये भी उम्मीद थी कि दोनों पक्ष बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके लड़ेंगे। लेकिन आदित्य जानता था कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह स्टारिन साम्राज्य के लिए फायदेमंद होगा। आदित्य की तरह अन्य लोगों को भी उम्मीद थी कि दोनों पक्ष इस लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेंगे। एक बार ऐसा होने पर दोनों ड्रैगन साम्राज्यों पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लगभग 5 मिनट बाद दोनों पक्षों के लाखों सैनिकों के आमने सामने आने से पहले ही दोनों पक्षों के सभी 5वें क्रम के साधक एक दूसरे के सामने आ गए थे। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी अग्नि साम्राज्य दोनों ने अपने 5वें क्रम के साधकों को भेजा था। अभी महाद्वीप के सबसे ऊपर खड़े 10 सबसे शक्तिशाली साधक यहाँ एकत्र हुए थे। लुकास, हम फिर मिलेंगे। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आज तुम मेरे पैरों के नीचे मर जाओगे। बोलने वाला व्यक्ति एल्बर्ट था, जो व्हाइट ड्रैगन किंग के बेटों में से एक था। एल्बर्ट और लुकास दोनों एक ही उम्र के थे। एल्बर्ट लुकास से कुछ साल बड़ा था। लुकास ने अहंकार से अपनी छाती पर हाथ रख लिए और मुस्कुराहट के साथ एल्बर्ट की ओर देखा। एल्बर्ट, क्या आश्चर्य है। और यहाँ मैंने सोचा था कि मेरे प्यारे चचेरे भाई की मौत उस पिटाई से हुई है जो मैंने उसे पिछली बार दी थी। लुकास के मजाकिया शब्दों ने एल्बर्ट के चेहरे को गुस्से से लाल कर दिया था। एल्बर्ट इस कमीने को मारने के लिए बेताब था। लुकास, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ये बहुत कठोर शब्द हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा अपना चचेरा भाई मुझसे ये शब्द कह रहा है। लुकास ने दुखी होने का नाटक किया। ये देखकर एल्बर्ट और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगा। सर लुकास, क्या आप इस आदमी से पहले भी मिल चुके हैं? एजलेस द्वीप के कमांडर ने एल्बर्ट को घूरते हुए पूछा। एल्बर्ट एक युवा व्यक्ति था जो 37 वर्ष का था। एल्बर्ट की लंबाई 6 फीट 5 इंच थी। एल्बर्ट का शरीर दुबला पतला और मांसल था। उसकी त्वचा गोरी और पीली थी, जिससे कुछ लोगों को लगा कि एल्बर्ट एक पिशाच है, लेकिन वास्तव में एल्बर्ट एक फ्रॉस्ट ड्रैगन था जिससे उसकी त्वचा गोरी हो गई थी। व्हाइट ड्रैगन किंग के बेटे के बाल सफ़ेद बर्फ जैसे थे। एल्बर्ट दाढ़ी रखता था, जिससे वह बहुत सुंदर दिखता था। लुकास की तरह ही एल्बर्ट भी 5वें क्रम का एक नौसिखिया साधक था।
एल्बर्ट ने सफ़ेद पूरी आस्तीन का लबादा पहना हुआ था, जिसकी पीठ पर सफ़ेद ड्रैगन का चेहरा बना हुआ था। लुकास ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ एल्बर्ट की ओर देखा। हर 25 साल में दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों, राजवंशों और साम्राज्यों द्वारा एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट में 25 वर्ष या उससे कम उम्र के साधकों को दक्षिणी क्षेत्र के सबसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिताब के लिए लड़ने की अनुमति दी जाती है। प्रतियोगिता के विजेता को 10 मिलियन शाही सोने के सिक्के, 1 टन मैना स्टोन और अन्य साधना संसाधन दिए जाते हैं, जिनका निर्णय राजाओं और सम्राटों द्वारा किया जाता है। 12 साल पहले मुझे अपने प्यारे चचेरे भाई एल्बर्ट से लड़ने का मौका मिला था। उस समय हम दोनों ही पीक 3 ऑर्डर कल्टीवेटर थे। हम दोनों ने फाइनल में मुकाबला किया। हालांकि मेरा चचेरा भाई ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन किंग के बेटे के रूप में मैं ज्यादा ताकतवर था। अंत में मैंने कुछ हद तक ज्यादा कर दिया और अपने चचेरे भाई को कोमा में भेज दिया। वास्तव में ये टूर्नामेंट का नो किल नियम था जिसने एल्बर्ट को आज तक जीवित रखा है। वास्तव में अगर लुकास को 5वें ऑर्डर रेफरी द्वारा नहीं रोका जाता तो वह एल्बर्ट को मार देता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्बर्ट जितना ज्यादा सुनता उतना ही ज्यादा गुस्से में दिखता। असल में अभी उसका पूरा शरीर कांप रहा था जब वह लुकास को देख रहा था। एल्बर्ट के आसपास का तापमान तेजी से गिर रहा था। उसके शरीर से ठंडी धुंध निकल रही थी। मुझे अभी भी तुम्हारा वह विनती भरा चेहरा याद है। तुम मुझसे विनती कर रहे थे कि मैं तुम्हें पीटना बंद कर दूं। हा। हालांकि लुकास बेरहमी से एल्बर्ट को पीटता रहा, लेकिन उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। एल्बर्ट भीख मांगने से बेहतर मरना पसंद करता है। ड्रैगन के रूप में एल्बर्ट और लुकास दोनों में बहुत घमंड था। वे दोनों ही जन्म से ही घमंडी थे और हमेशा दूसरों को नीची नज़र से देखते थे। जबकि लुकास इसे छिपाने में सक्षम था, एल्बर्ट अपनी तिरस्कार भरी नज़र को नहीं छिपा सका। चुप रहो। एक जोरदार दहाड़ के साथ एल्बर्ट के शरीर से 5वें क्रम के शुरुआती की आभा निकल गई। किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना एल्बर्ट ने लुकास को मारने के इरादे से उस पर हमला किया। ये देखकर लुकास मुस्कुराया। लुकास ने जानबूझकर एल्बर्ट को उकसाया ताकि वह पहले उस पर हमला करे। लुकास को भी एल्बर्ट पर हमला करते देख दूसरे लोग भी आगे बढ़ गए। दोनों ड्रैगन साम्राज्यों से संबंधित पीक 5वें क्रम के कमांडर एक दूसरे से लड़ने लगे। एजलेस आइलैंड और मिस्ट ओशन के कमांडर एक दूसरे पर हमला करने लगे। उसी समय स्टॉर्म एम्पायर और क्लाउड अर्थ एम्पायर के कमांडर भी लड़ने लगे। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य दोनों ने दो मध्य 5वें क्रम के साधकों को भेजा था। दोनों साधकों का काम दोनों राजकुमारों को जीवित रखना है, इसलिए दोनों 5वें क्रम के साधकों ने तुरंत लड़ाई शुरू नहीं की। इसके बजाय दोनों ने एक दूसरे पर ध्यान देने से पहले 1 सेकंड के लिए लुकास और एल्बर्ट को देखा। एल्बर्ट, क्या तुम जानते हो कि तुम हारे हुए हो? अपने शाही परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लड़ाई शुरू होने के बाद भी लुकास एल्बर्ट का मजाक उड़ाता रहा ताकि फ्रॉस्ट ड्रैगन कोई तरकीब निर्णय ले जिससे लुकास को वह अवसर मिल जाए जिसकी उसे ज़रूरत है। लुकास और एल्बर्ट दोनों की शक्तियां बराबर हैं। चुप रहो, तुम बकवास के टुकड़े हो। एल्बर्ट ने अपने मन को अपने मुंह में संघनित करना शुरू कर दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने मुंह से नीली रोशनी की किरण छोड़ी। हम्फ, तुम्हारे दयनीय हमले किसी काम के नहीं हैं। लुकास ने भी वैसा ही किया और प्रकाश की एक सुनहरी किरण छोड़ी। बूम! दोनों हमले विस्फोट से पहले टकराए। विस्फोट के कारण काला धुआं दिखाई दिया, जिसने अस्थायी रूप से लुकास और एल्बर्ट दोनों की आकृतियां छिपा दी। हालांकि दोनों शुरुआती 5वें क्रम के साधक एक दूसरे के स्थान को भांपने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत थे और काले धुएं से उनकी दृष्टि अंधे होने के बावजूद भी लड़ाई जारी रखते थे। झनकार, झनकार, झनकार! आसमान से धातु की टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सभी 5वीं श्रेणी के साधक भयंकर जीवन मृत्यु की लड़ाई में लगे हुए थे। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 215 अध्याय 215। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 215 215। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्बर्ट और लुकास 100 मीटर दूर चले गए। अचानक दोनों के शरीर ऊर्जा की एक पारदर्शी सफ़ेद और काली परत से ढक गए। दोनों की आंखें बदल गईं। लुकास और एल्बर्ट दोनों की आंखों में अब एक ऊर्ध्वाधर दरार थी। उसी समय उनके शरीर भी बदलने लगे। उनके हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गए। उनके पैर ड्रैगन के पैरों में बदल गए। लुकास के शरीर पर काले ड्रैगन के स्केल्स बढ़ने लगे, जबकि एल्बर्ट के शरीर पर सफ़ेद ड्रैगन के स्केल्स बढ़ने लगे। दोनों के चेहरे बदलने लगे। दोनों के शरीर लंबे होने के साथ ही उनके कपड़े भी फटने लगे। 10 सेकंड से भी कम समय में लुकास और एल्बर्ट दोनों ही पूर्वी ड्रैगन में बदल गए। एल्बर्ट एक राजसी दिखने वाले सफ़ेद फ्रॉस्ट ड्रैगन में बदल गया, जबकि लुकास एक भयंकर और प्रभावशाली ब्लैक फायर ड्रैगन में बदल गया।
दोनों के शरीर पर मौजूद शल्कों में एक अनोखी चमक थी जो उन्हें बहुत सुंदर बना रही थी। जैसे ही लुकास और एल्बर्ट दोनों ने ड्रैगन रूप धारण किया, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ गई, दोनों ने अपने मुंह से शक्तिशाली दहाड़ निकाली। ग्रा लुकास और एल्बर्ट दोनों ही अपने ड्रैगन रूप में लगभग 15 मीटर लंबे थे। उनके प्रत्येक ड्रैगन पंजे 3 मीटर लंबे और बहुत तीखे थे। आसमान में तैरते उनके दोनों सांप जैसे लंबे शरीर ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ये पहली बार था जब सैनिकों ने अपने 2 राजकुमारों को ड्रैगन रूप में देखा था। जब कोई मनुष्य अपने ड्रैगन रूप में वापस जाता है तो उस ड्रैगन के भौतिक आंकड़े एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाते हैं। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन। मुझे मानना पड़ेगा कि वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कहते हुए जूलिया ने आदित्य की ओर देखा। सिर्फ जूलिया ही नहीं, दूसरे लोग भी आदित्य को घूर रहे थे। इस कमरे में मौजूद हर कोई जानता था कि आदित्य एक दिव्य ड्रैगन है, लेकिन किसी ने भी पहले कभी उसका ड्रैगन रूप नहीं देखा था। वास्तव में आदित्य ने अपने ड्रैगन रूप में अतीत में सिर्फ 1 या 2 बार प्रवेश किया था, इससे पहले कि उसका ड्रैगन वंश दिव्य रैंक में विकसित हो। क्या मैंने कभी किसी ऐसे दुश्मन का सामना नहीं किया जो मुझे खुद को ड्रैगन में बदलने के लिए मजबूर कर सके। जैसा कि आदित्य ने कहा, जब वह खुद को ड्रैगन में बदल लेता है तो उसके मूल आंकड़े दोगुने हो जाते हैं, जो उसे सुपर शक्तिशाली बना देता है। अब तक एकमात्र प्रतिद्वंद्वी जो आदित्य को अपने इन्फर्नो ओवरड्राइव और अन्य कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम था, जो उसके आंकड़ों को बढ़ाएगा, वह एशले था। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कभी ड्रैगन के रूप में नहीं देखा। जूलिया अप्रत्यक्ष रूप से आदित्य को बता रही थी कि वह उसे ड्रैगन के रूप में देखना चाहती है। दूसरे भी यही चाहते थे, लेकिन उनमें जूलिया की तरह जोर से कहने की हिम्मत नहीं थी। हर किसी के पास जूलिया जैसा अधिकार नहीं था। जूलिया स्टारिन साम्राज्य की भावी महारानी थी और यही बात उसे आदित्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकार देती थी। इतना अधिकार तो वॉटसन के पास भी नहीं था। राजकुमारी, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें अपना ड्रैगन रूप दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम विचलित न हो। आदित्य की बातें सुनकर जूलिया ने मुंह बनाया और फिर नाक सिकोड़कर रो पड़ी। वैसे भी मुझे तुम्हें ड्रैगन रूप में देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए पूर्वी ड्रैगन ज्यादा सुंदर हैं। राजकुमारी की बातें सुनकर आदित्य को अपनी दाहिनी आंख फड़कती हुई महसूस हुई। आखिर इन बड़े बड़े सांपों में इतनी खूबसूरती क्या है? वे असली ड्रैगन भी नहीं हैं। इन बड़े बड़े सांपों को ड्रैगन कहना सभी सच्चे ड्रैगनों का अपमान है। सच्चे ड्रैगन से आदित्य का मतलब इस दुनिया के सभी पश्चिमी ड्रैगन से था। जब जूलिया ने कहा कि पूर्वी ड्रैगन अधिक सुंदर होते हैं, तो आदित्य को अपने अभिमान को ठेस पहुंची, खासकर तब जब वह एक पश्चिमी ड्रैगन और ड्रैगन सम्राट था। योजक चिन्ह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इस बीच ब्लैक फायर ड्रैगन और फ्रॉस्ट ड्रैगन दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए एक दूसरे पर पूरी गति से हमला किया। अभी एल्बर्ट और लुकास दोनों ही मध्य 5वें क्रम के कल्टीवेटर से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत थे। ड्रैगन में तब्दील होने के बाद उनके शारीरिक आंकड़े बढ़ गए थे। बूम! ब्लैक फायर ड्रैगन और फ्रॉस्ट ड्रैगन के सिर आपस में टकरा गए। एल्बर्ट ने एक और दहाड़ लगाई और फिर अपना सिर आगे करके लुकास की गर्दन पर काट लिया। जैसे ही एल्बर्ट के ड्रैगन के दांत ब्लैक फायर ड्रैगन की गर्दन पर लगे, लुकास की त्वचा पर बर्फ जमने लगी। जवाब में लुकास ने अपनी पूंछ को चाबुक की तरह हिलाया। उसकी ड्रैगन पूंछ के चारों ओर आग की लपटें घूमने लगीं। टकराना! लुकास की पूंछ के हमले से एल्बर्ट को धक्का लगा। फिर लुकास ने अपनी गर्दन पर जमी बर्फ को हटाने के लिए अपने मन का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। जब लुकास और एल्बर्ट लड़ रहे थे, उस समय दोनों पक्षों की सेनाएं आखिरकार आ पहुंची और केंद्रीय मैदानों में एक दूसरे का सामना किया। जब सभी 5वें क्रम के साधक लड़ रहे थे, तब उप कमांडर जो शिखर 4थे क्रम के साधक थे, ने नेतृत्व संभाला और महान युद्ध शुरू किया। जबकि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने 2.1 मिलियन सैनिक खरीदे थे, उत्तरी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने 2.5 मिलियन सैनिक भेजे थे। दोनों पक्षों ने धनुर्धारियों और घेराबंदी के हथियारों को पीछे की ओर रखा, जबकि योद्धा प्रकार के साधकों को आगे की ओर रखा गया। दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के पास बहुत शक्तिशाली घेराबंदी के हथियार थे जो एक ही समय में 10,000 से ज्यादा सैनिकों को नष्ट करने में सक्षम थे। कुछ ही मिनटों में सभी तोपें और अन्य घेराबंदी के हथियार स्थापित कर दिए गए। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और महामहिम के नाम पर आइए हम दुश्मन को हराएं और अपनी जमीन वापस लें। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और सम्राट के नाम पर आइए हम दुश्मन को हराएं और अपनी जमीन वापस लें। दोनों ड्रैगन साम्राज्य दूसरे ड्रैगन साम्राज्य की जमीन को अपनी मानते थे। शुल्क! दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर दौड़ने लगे। हालांकि मोटी बर्फ की परत पर दौड़ना आसान नहीं था। जिन सैनिकों के पास जादुई सवारी थी, उनके लिए यह बहुत आसान था। सवारी होने से उन्हें अतिरिक्त शक्ति मिलती थी। आसमान से करीब 300 से 400 मीटर ऊपर दोनों तरफ के सभी वायुयान भी लड़ने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय लाखों तीरंदाजों ने अपने धनुष उठाए और अपने बाण चलाए जो शत्रु पर बरसने लगे। दोनों ओर से तोपें भी चलने लगीं। 5 मिनट से भी कम समय में पूरा युद्ध क्षेत्र अराजकता से भर गया। हर सेकंड कई सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे, घायल हो रहे थे और बर्फ में गिर रहे थे। बर्फ का मैदान ड्रैगन साम्राज्य के दोनों सैनिकों के ताज़ा लाल खून से रंगने लगा।
तोपों और तीरों के हमलों को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। अगर कोई पर्याप्त रूप से सावधान नहीं है तो किसी भी समय एक तीर या घेराबंदी के हमले से उसकी मौत हो सकती है। हर सेकंड मरने वाले सैनिकों की संख्या ने 1000 अवरोधों को तोड़ दिया था। इस युद्ध क्षेत्र की पूरी स्थिति को देखकर कुछ सैनिक जो मित्र साम्राज्यों के थे और जो ड्रैगन साम्राज्यों में से एक की ओर से लड़ने के लिए यहाँ लाए गए थे, अफसोस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। टकराना, अरे हम दूसरे साम्राज्य के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अगर मुझे पता होता कि यह सब इतना खतरनाक होगा तो मैं घर पर ही रहता और अपनी पत्नी के साथ सोता। मैं भी यही करता। अगर मैं अभी मर गया तो मेरी पत्नी और नवजात बच्चे की देखभाल कौन करेगा? सैनिकों को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मना करने का कोई मौका दिए बिना ही यहाँ लाया गया था। जैसे जैसे सेकंड मिनटों में बदलते गए और युद्ध के मैदान में लाशों की संख्या बढ़ने लगी और जैसे जैसे सफ़ेद बर्फ लाल होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को भी ऐसा ही महसूस होने लगा। युद्ध में शासकों और कुलीनों को लाभ मिलता है, जबकि आम लोग और सैनिक सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। भाई, हम वास्तव में शिकायत नहीं कर सकते। अन्य नौकरियों की तुलना में सैनिकों को अधिक वेतन मिलता है। जब हम सैनिक बनने के लिए साइन अप करते हैं तो हमारी जान पहले से ही खतरे में होती है। एक अन्य सैनिक ने कड़वी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। अरे, शिकायत करना बंद करो, अपने आप को भाग्यशाली समझो। दूसरों की तरह हम अग्रिम पंक्ति में नहीं लड़ रहे हैं। कमज़ोर सैनिकों को तोपें लोड करने का आदेश दिया गया, जबकि मजबूत सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया। तोप लोड करो और फायर करने के लिए तैयार हो जाओ। 2 सैनिकों ने तोप के अंदर एक तोप का गोला डाला। तीसरे सैनिक ने दक्षिण की ओर 45 डिग्री के कोण पर इशारा करते हुए तोप में अपना थोड़ा सामान डाला। धमाका! जैसे ही तोप दागी गई, एक काली गेंद आसमान से सैकड़ों मीटर ऊपर उठी और फिर युद्ध के मैदान के दक्षिणी हिस्से में जा गिरी, जहां से दुश्मन के तीरंदाज तीर चला रहे थे। जमीन के संपर्क में आते ही काली गेंद के अंदर मौजूद विस्फोटक पदार्थ फट गया। बूम! विस्फोट में लगभग 100 तीरंदाज मारे गए और कई घायल हो गए। इसी तरह दोनों ड्रैगन साम्राज्य दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को कमजोर करने की कोशिश में तोपों और तीरों से गोलीबारी करते रहे। उसी समय बादलों के ऊपर 10 5वीं श्रेणी के साधक जीवन मृत्यु की लड़ाई में लगे हुए थे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, अधिक से अधिक सैनिक गिरते गए। हालांकि कई सेनाएं गुप्त रूप से इस युद्ध को देख रही थीं, लेकिन सभी ने उस सफ़ेद जादुई घेरे को नहीं देखा जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक रखा था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। अध्याय की रिलीज तिथि में देरी हो सकती है, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 216, अध्याय 216। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 216C 216। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध जारी रहा। आदित्य को लाखों सैनिकों को लड़ते और मरते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सभी शक्तिशाली 5वीं श्रेणी के साधकों की लड़ाई देखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। दूसरे गुटों को भी यही लगता था। 5वें क्रम के सभी साधकों को लड़ते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अभी तक 5वें क्रम के किसी भी साधक को गंभीर चोट नहीं लगी है। एजलेस द्वीप और मिस्ट महासागर के कमांडरों को देखकर आदित्य को अजीब लगा। ये लोग वास्तव में मौज मस्ती कर रहे हैं। वे गंभीरता से लड़ भी नहीं रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो एजलेस आइलैंड्स और मिस्ट ओशन पड़ोसी हैं। भले ही उन्होंने अलग अलग पक्ष चुने हों, लेकिन अंत में वे अभी भी सहयोगी हैं। हो सकता है कि वे जानबूझकर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हों और दूसरों के युद्ध खत्म करने का इंतजार कर रहे हों। नहीं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि वे दोनों ही पीछे हट रहे हैं और एक दूसरे की शक्तियों का परीक्षण कर रहे हैं। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा आदित्य ने कहा था। दोनों कमांडरों को एक दूसरे के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था और वे अपनी शक्तियों का परीक्षण कर रहे थे। युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में बादलों के ऊपर दोनों चचेरे भाइयों की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एल्बर्ट और लुकास दोनों एक दूसरे को घूरते हुए भारी सांस ले रहे थे। दोनों का दिमाग लगभग खत्म हो चुका था। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहते हुए एल्बर्ट के सामने एक बहुत बड़ा बर्फीला भाला जमने लगा। ये देखकर लुकास की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। जवाबी कार्रवाई करने के बजाय लुकास वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं किया। एल्बर्ट ने अपना बचा हुआ सारा मन बर्फ के भाले में डाल दिया, जिससे बर्फ का भाला आकार में लगभग 100 मीटर बड़ा हो गया। इसके साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। एल्बर्ट ने अपनी पूरी ताकत से लुकास पर बर्फ का भाला फेंका। ये देखकर लुकास ने एक धूर्त मुस्कान दिखाई, जिससे एल्बर्ट को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल लुकास के दाईं ओर एक दूसरा लुकास दिखाई दिया। सैकड़ों लुकास पूरे आसमान में दिखाई देने लगे और इस प्रक्रिया में एल्बर्ट को घेर लिया।
फ्रॉस्ट ड्रैगन ने सैकड़ों लुकास को भयभीत होकर देखा, क्योंकि उसने देखा कि 100 मीटर आकार का बर्फ का भाला लुकास को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके अंदर घुस गया। यह क्या बकवास है? एल्बर्ट को पहली बार सैकड़ों लुकास को देखकर अपने दिल में डर महसूस हुआ। एल्बर्ट के चारों ओर मौजूद सभी लुकास अपनी बाहें फैलाते हुए मुस्कुराए। चलो बस इतना ही कहो कि यह एक ऐसी तरकीब है जिसमें मैं माहिर हो गया हूँ। 100 लुकास के हाथों में एक सुनहरी तलवार बन गई। एल्बर्ट को पता नहीं था कि असली लुकास कौन सा है। जब उसने लुकास की आभा को महसूस करने की कोशिश की तो उसने पाया कि सभी लुकास की आभा असली लुकास जैसी ही थी, और इससे एल्बर्ट के लिए असली लुकास को ढूंढना असंभव हो गया। अलविदा प्यारे चचेरे भाई। एल्बर्ट, जो कि मन से बाहर था और थका हुआ था और भ्रमित भी था, वह सुनहरी तलवार को चकमा नहीं दे सका जिसने उसके ड्रैगन के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। अगले ही पल एल्बर्ट को लगा कि वह नीचे गिर रहा है। फ्रॉस्ट ड्रैगन अब उसके शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस करने लगा। होश खोते हुए उसने एल्बर्ट को देखा जिसका चेहरा अब पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मजाकिया मुस्कान अभी भी थी। एक सेकंड बाद एल्बर्ट की मृत्यु हो गई। जब वह मर गया तो उसकी आत्मा को एक अजीब शक्ति ने ले लिया। किसी ने, यहाँ तक कि लुकास ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दुनिया में कोई भी साधक आत्माओं को नहीं देख सकता। एल्बर्ट के शरीर को नीचे गिरता देख लुकास आखिरकार अपने मानव रूप में लौट आया। जैसे ही उसका शरीर वापस अपने मानव रूप में बदल गया, लुकास ने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से कपड़ों का एक और सेट पहन लिया। अब जब लुकास अपने मानव रूप में लौट आया था तो दूसरे लोग आखिरकार उसके घाव देख पाए। लुकास की गर्दन पर काटने का बड़ा निशान था। उसके पेट और पीठ पर लंबे पंजे के निशान थे। खून बहना बंद करने के लिए लुकास ने उपचार की गोलियां लीं और फिर अपने मन के ठीक होने का इंतजार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ये चीज़ देने के लिए पिताजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लुकास ने पारदर्शी त्रिकोणीय आकार के क्रिस्टल पेंडेंट को देखा जो अब टूट चुका था। इस पेंडेंट से मिरर इमेजेस नामक एक विशेष कौशल का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अंतिम क्षणों में लुकास ने इस कौशल का उपयोग खुद के दर्पण संस्करण बनाने के लिए किया। इस कौशल की सबसे खास बात यह थी कि सभी दर्पण छवियों ने उपयोगकर्ता की आभा की खेती की भी नकल की। इससे एल्बर्ट के लिए सैकड़ों नकली लुकास के बीच असली लुकास को ढूंढना असंभव हो गया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। कहीं एक आदमी ठंड के सिंहासन पर बैठा हुआ चुपचाप अपने सामने पारदर्शी स्क्रीन को देख रहा था। यह आदमी उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का सम्राट था। कोई भी शब्द इस आदमी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे एक देवदूत भी कहते थे क्योंकि उसका चेहरा और उसका शरीर बहुत सुंदर था। महाराज, उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के प्रधानमंत्री ने चिंता में सम्राट की ओर देखा। साम्राज्य में हर कोई जानता था कि सम्राट अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अपेक्षा के विपरीत सम्राट शांत रहा। अपने एक बेटे को मरता देख उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। इससे प्रधानमंत्री असमंजस में पड़ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री ने पूछा, महाराज, क्या हमें सेना भेजनी चाहिए? उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में अभी भी 2 5वें क्रम के जनरल थे। प्रधानमंत्री को लगा कि अगर सेना नहीं भेजी गई तो वे ये लड़ाई हार सकते हैं, जो उनके साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। नहीं, बस देखते रहो, जल्द ही कोई भी ब्लैक ड्रैगन किंग की परवाह नहीं करेगा। सम्राट के चेहरे पर अजीब मुस्कान देखकर प्रधानमंत्री के रोंगटे खड़े हो गए। सम्राट अपने ठंडे सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई सुदृढ़ीकरण मत भेजो। प्रधानमंत्री यह समझ नहीं पाया कि सम्राट उसे कोई सुदृढ़ीकरण भेजने से क्यों मना कर रहा था। यदि कोई सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा जाता है तो दुश्मन पक्ष के 5वें क्रम के साधक हाथ मिला लेंगे और उनके सैनिकों का सफाया कर देंगे। चूंकि सम्राट ने आदेश दिया था, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में वह वास्तव में सम्राट की अवज्ञा नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जैसे ही एल्बर्ट की मृत्यु हुई, 5वें क्रम के संरक्षक, जो एल्बर्ट की रक्षा करने वाले थे, को यह एहसास हुआ। संरक्षक को पता था कि वह पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और अब वह राजकुमार लुकास को मारकर राजकुमार का बदला लेने की कोशिश कर सकता था। युद्ध के मैदान के किसी दूसरे हिस्से में क्लाउड अर्थ साम्राज्य के कमांडर ने स्टॉर्म साम्राज्य के कमांडर को मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी। स्टॉर्म साम्राज्य के कमांडर को मारने के बाद क्लाउड अर्थ साम्राज्य के कमांडर ने मिस्ट महासागर की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वे एक ही पक्ष में लड़ रहे थे। 5वें क्रम के 2 साधकों के विरुद्ध एजलेस आइलैंड्स का जनरल टिक नहीं सका और 1 या 2 मिनट के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब ये सब हो रहा था तब किसी को नहीं पता था कि 2 शीर्ष 5वें क्रम के साधकों के बीच लड़ाई कैसे चल रही थी। दोनों शीर्ष 5वें क्रम के साधक दूसरों को अपनी लड़ाई पर जासूसी करने से रोक सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बादलों के नीचे दोनों पक्षों के आधे वाइवन या तो गिर गए थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि बाकी आधे अभी भी खूनी लड़ाई में लगे हुए थे। जमीन पर लड़ाई अभी भी खत्म होने से बहुत दूर थी। दोनों शीर्ष 5वें क्रम के साधकों ने 10 मिनट से ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ी। सफ़ेद ड्रैगन राजा और काले ड्रैगन राजा को छोड़कर किसी को भी लड़ाई का नतीजा नहीं पता था। हफ हफ, ऐसा लगता है कि मैंने ये लड़ाई जीत ली है। हन्फ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। तुम केवल मेरी लाश पर ही अपनी जीत का दावा कर सकते हो।
बादलों के ऊपर दोनों ड्रैगन साम्राज्यों के शीर्ष 5वें क्रम के दोनों साधक गंभीर रूप से घायल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा शरीर क्षत विक्षत था। केवल वे ही जानते थे कि यह लड़ाई कितनी भीषण थी। मैं इस कर्ज को हमेशा याद रखूंगा। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, कांग। ये कहते हुए उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का बुजुर्ग पीछे हट गया, जबकि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का बुजुर्ग, जिसका नाम कांग था, उसने चार्ल्स का पीछा करने की कोशिश नहीं की। यह महसूस करते हुए कि चार्ल्स युद्ध के मैदान से चले गए हैं, कंग ने अपनी सतर्कता कम कर दी और अंततः अपने घावों की देखभाल करने लगा। एजलेस आइलैंड्स और स्टॉर्म एम्पायर के 5वें क्रम के साधक मारे गए हैं। मुझे जल्दी करना चाहिए, इससे पहले कि राजकुमार लुकास दुश्मन के 5वें क्रम के साधकों द्वारा मारा जाए। ये वैसा ही था जैसा कांग ने सोचा था। लुकास को क्लाउड अर्थ एम्पायर और मिस्ट ओशन के कमांडरों ने घेर लिया था। राजकुमार लुकास, ये तुम्हारा अंत होगा। हम इस बारे में देखेंगे। कई 5वें क्रम के साधकों से घिरे होने के बावजूद लुकास के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह पहले से ही सोच रहा था कि वह बिना किसी नुकसान के इस जगह से कैसे बच सकता है। उसका दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था। सौभाग्य से कांग दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के राजकुमार को सुरक्षित रखने के लिए वहां था। कांग किसी भी 5वें क्रम की प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। शीर्ष 5वें क्रम की चपलता दूसरे स्तर पर थी। स्वूश! लुकास ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि 5वें क्रम के कमांडरों के शव खूनी धुंध में फट रहे थे। महाराज, मुझे आशा है कि मैं बहुत देर नहीं कर दूंगा। कांग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये लड़ाई दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने जीत ली। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। अध्याय की रिलीज तिथि में देरी हो सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 217 बोनस अध्याय अध्याय 217। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 217 बोनस अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज्वार में अचानक आए बदलाव को देखकर हर कोई हैरान था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक पार्टी इतनी जल्दी बढ़त हासिल कर लेगी। व्हाइट ड्रैगन किंग के बेटे की मौत के साथ और जब पीक 5वें क्रम के कल्टीवेटर चार्ल्स पीछे हट गए तो दक्षिणी फायर ड्रैगन के इस लड़ाई को जीतने की संभावना बहुत बढ़ गई। एक पीक 5वें क्रम का कल्टीवेटर अकेले ही उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साइड के बचे हुए 5वें क्रम के कल्टीवेटर को मारने में सक्षम था। महामहिम, आपको आराम करना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। मैं छोटी चींटियों का ख्याल रखूंगा। छोटी चींटियों से कांग का तात्पर्य उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों से था। अपने 5वें क्रम के साधकों के बिना लाखों सैनिक भी एक शिखर 5वें क्रम के साधक की नज़र में कोई बड़ी बात नहीं थे, जो पूरे महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली प्राणी था। लुकास ने सिर हिलाया और नीचे की ओर उड़ने लगा। उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसका मान लगभग शून्य था। चार्ल्स के साथ उस लड़ाई के बाद लुकास भी थक गया था। इसके अलावा कांग के उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों से व्यक्तिगत रूप से निपटने के साथ लुकास को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। जमीन पर लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हर सेकंड दोनों तरफ से हजारों से ज्यादा सैनिक तोप और तीरों की मार से मर रहे थे। अग्रिम मोर्चे पर सैनिक अपनी जान की कीमत पर लड़ रहे थे। यहां तक कि दोनों तरफ से चोटी के चौथे क्रम के कमांडर भी हमलों से बचने और दुश्मनों से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर वे एक सेकंड के लिए भी ध्यान भटकाते तो अगले सेकंड ही उन्हें तीर या तोप का गोला लग सकता था। युद्ध के मैदान में हर जगह लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विस्फोट की आवाजों में दर्द, उत्तेजना, क्रोध, गुस्सा, हताशा और पछतावे की चीखें शामिल थीं। आसमान की चोटी से ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां एक दूसरे से लड़ रही हों। एक निश्चित बिंदु के बाद दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की ओर से कुछ जनरलों ने देखा कि भले ही दुश्मन की संख्या उनकी संख्या से 2.5 मिलियन और 4 लाख अधिक है, दुश्मनों की तोपें उनकी तरफ की तोपों की तरह मजबूत और उन्नत नहीं हैं। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, सैनिकों की अधिक संख्या के बावजूद उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर दबाव महसूस होने लगा। हर गुजरते मिनट के साथ दबाव बढ़ता ही गया। एक निश्चित बिंदु के बाद हर सेकंड उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के 3000 से अधिक सैनिक मर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा था, जबकि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों ने अपने हमलों के साथ और अधिक साहस दिखाना शुरू कर दिया। ये देखकर आदित्य और अन्य लोग जो युद्ध भूमि पर गुप्त रूप से नजर रख रहे थे, ये जानकर प्रसन्न हुए कि इस युद्ध का विजेता तय हो चुका है। उसी समय कांग युद्ध के मैदान के ऊपर दिखाई दिया। पहले तो उसने कुछ नहीं किया, वह बस वहीं खड़ा रहा, जमीन से 300 मीटर ऊपर और पूरी स्थिति का निरीक्षण करने लगा। 5 सेकंड से भी कम समय में कांग को समझ आ गया कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। शीर्ष 5वें क्रम के साधक होने के नाते कांग का दिमाग बहुत तेज गति से काम करता था। उसे एक सेकंड एक मिनट जैसा लगता था।
हालांकि पूरा युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा था, लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ था। वह एक नज़र में हर विवरण को देखने और समझने में सक्षम था। कांग जैसे साधक पहले ही नश्वर शरीर की सीमाओं को पार कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसका दिमाग ही तेजी से काम कर रहा था। उसकी दृष्टि, उसकी सुनने की शक्ति, उसकी सूंघने की शक्ति, उसका स्वाद, सब कुछ बिल्कुल अलग स्तर पर था। हर बार जब उसकी साधना एक नए स्तर पर पहुंचती तो उसके शरीर और आत्मा से जुड़ी हर चीज़ और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती। साधना के जरिए वह खुद को उन्नत कर रहा था। वह ये देखकर प्रसन्न था कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की जीत हो रही थी। मैं यहाँ बहुत सारे सैनिकों को मरने नहीं दे सकता। भले ही दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के सैनिक दुश्मन को धकेल रहे थे और धीरे धीरे युद्ध जीत रहे थे, कांग जानता था कि अगर यहाँ बहुत सारे सैनिक मर गए तो दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य को भी बहुत नुकसान होगा। अपने सैनिकों की जान बचाने में सक्षम होने से उन्हें आगामी लड़ाइयों में बढ़त मिलेगी। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अपनी कमर से बैंगनी तलवार पकड़कर शिखर 5वें क्रम का साधक आकाश से गायब हो गया। कांग वज्र की तरह आगे बढ़ा। कोई भी उसे आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाया। वह एक अजेय शक्ति थी जिसे रोका या उससे बचकर नहीं निकला जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश, टकराना, टकराना, टकराना। सबसे पहले कांग ने दुश्मन की तोपों और घेराबंदी के दूसरे हथियारों को नष्ट करना शुरू किया। फिर उसने उन सभी तीरंदाजों को मार डाला जिन्हें उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य ने अपने साथ खरीदा था। जब ये सब हो रहा था, उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के कुलीन और वे लोग जो गुप्त रूप से उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का समर्थन करते थे और उसे जीतते देखना चाहते थे, उनके चेहरे काले पड़ गए। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के प्रधानमंत्री ने मुश्किल से और अधिक सुदृढ़ीकरण भेजने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। वह केवल इसलिए रुका क्योंकि व्हाइट ड्रैगन राजा को अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों से नफरत थी। एक बार जब व्हाइट ड्रैगन राजा ने कुछ आदेश दिया तो उस व्यक्ति को ड्रैगन राजा के आदेश का पालन करना होगा। यदि वह व्यक्ति व्हाइट ड्रैगन राजा के आदेशों को नहीं मानता तो उस व्यक्ति को व्हाइट ड्रैगन राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जाएगा। इवान बेकर ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर कस लीं कि उसके नाखून उसके मांस में धंस गए और उसकी हथेलियों से खून बहने लगा। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया जब उसने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों को पीक 5वें क्रम के कल्टीवेटर और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के एल्डर कांग द्वारा मारे जाते देखा। महामहिम ने मुझे सेना भेजने से क्यों रोका? जब व्हाइट ड्रैगन किंग ने इवान बेकर को सेना न भेजने का आदेश दिया तो वह वास्तव में निराश हो गया। क्या महामहिम जानबूझकर ये लड़ाई हारने की कोशिश कर रहे थे? महामहिम क्या योजना बना रहे थे? इवान बेकर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कई शताब्दियों तक व्हाइट ड्रैगन किंग के अधीन काम करने के बावजूद आज तक ड्रैगन किंग प्रधानमंत्री इवान बेकर के लिए रहस्य का एक बड़ा पिटारा बना हुआ है। सौभाग्य से हम इस लड़ाई में लगभग 1 मिलियन सैनिकों को खो देंगे। इवान ने ये शब्द कहकर खुद को शांत करने की कोशिश की। व्हाइट ड्रैगन किंग के अनुरोध पर सहयोगी साम्राज्यों ने अपने कुल 1 मिलियन सैनिकों को भेजा जबकि बाकी 5 लाख को 1 महीने की अवधि के लिए किराए पर लिया गया। कुछ गुट ऐसे थे जो सिर्फ सैनिक और सैन्य आपूर्ति बेचते थे। राज्य, साम्राज्य और राजवंश जो आमतौर पर युद्ध में जाते हैं, कभी कभी एक निश्चित कीमत पर सैनिकों को किराए पर ले सकते हैं। लेकिन ये सैनिक वफादार नहीं होते और आमतौर पर अगर उन्हें पता चलता है कि उनका पक्ष युद्ध हार रहा है तो वे भाग जाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो देखते हैं कि इस लड़ाई में हमारे साम्राज्य ने कितना खोया है। जब इवान ने गिनती शुरू की तो दक्षिणी क्षेत्र के दूसरी ओर पूरा दक्षिणी अग्नि साम्राज्य जश्न मना रहा था, हालांकि लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कांग पूरे युद्ध क्षेत्र में एक अदृश्य भूत की तरह घूमता था जिसे कोई देख या महसूस नहीं कर सकता था। जब भी वह किसी दुश्मन सैनिक के पास से गुजरता था तो एक सेकंड बाद वे सैनिक जमीन पर गिर जाते थे और उनके सिर उनके शरीर से अलग हो जाते थे। कांग ने शुरुआत में तीसरे और चौथे क्रम के साधकों को निशाना बनाया। जैसे जैसे तीसरे और चौथे क्रम के साधकों की संख्या कम होने लगी, उसने हर उस दुश्मन सैनिक को मारना शुरू कर दिया जो उसे दिखाई देता था। ये देखकर कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य जीत गया है, अभी दक्षिणी अग्नि ड्रैगन सम्राट ब्लैक ड्रैगन के चेहरे पर पूरे डाइंग आइल महाद्वीप में सबसे चमकदार मुस्कान थी। अपने सिंहासन पर बैठे ड्रोलबिना पागलों की तरह हंस रहे थे। ये पहली बार था जब शाही अधिकारियों, सलाहकारों और रईसों ने अपने सम्राट को इस तरह खुश और हंसते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोलबिना अपनी सारी बंद भावनाओं को बाहर निकाल रहा था। ब्रोलबिना के लिए आज जश्न का दिन था। 500 साल के इंतजार और लगातार तैयारी के बाद ब्रोलबिना आखिरकार उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और उसके जुड़वां भाई को उनकी पहली लड़ाई में हराने में कामयाब हो गया। ब्रोलबिना को भला कैसे खुशी नहीं होगी जब उसकी सदियों की मेहनत रंग ला रही थी। ब्रोलबिना ने इस पल के लिए 500 साल मेहनत की थी। ब्लैक ड्रैगन किंग ने कितनी बार इस पल की कल्पना की थी। उसकी नसों और शरीर में जो उत्साह था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी हंसी और भी तेज होती गई और उसका शरीर भी उत्साह में कांपने लगा।
जबकि ब्रोलबिना, उसका बेटा, उसका परिवार और पूरा दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य जश्न मनाना शुरू कर चुका था, कांग ने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों का कत्लेआम जारी रखा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह महिलाओं और पुरुषों को मार रहा था। दुश्मन सैनिकों की संख्या तेजी से कम होने लगी। कुछ किराए के सैनिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कांग अपनी निगरानी में ऐसा कैसे होने दे सकता था। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों में भी एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक को उनकी मदद करते देख उत्साह भर गया। ब्लैक ड्रैगन के सैनिक भी अधिक हिंसक, साहसी और आक्रामक हो गए। परिणामस्वरूप 20 मिनट से भी कम समय में लगभग 90% सैनिक मारे गए। उसी समय वह सफ़ेद जादू का घेरा, जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था, आकार में बढ़ने लगा। सभी शहीद सैनिकों, सेनापतियों और कमांडरों की आत्माएं बर्फ की परत के नीचे दबे सफ़ेद जादू के घेरे द्वारा चूसी जा रही थीं। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। अध्याय की रिलीज तिथि में देरी हो सकती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 218 अध्याय 218। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 218 218। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 25 मिनट बाद कांग ने आखिरकार युद्ध के मैदान में बिजली की तरह चलना बंद कर दिया। युद्ध का मैदान, जो कभी धमाकों, दर्द, खुशी, क्रोध, हिंसा और गुस्से की आवाज़ों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से शांत हो गया था। हर किसी की नज़र कांग पर थी। शीर्ष 5वें क्रम के साधक का शरीर पूरी तरह से साफ था, भले ही उसने अभी अभी पूरी सेना का वध किया हो। केवल एक चीज़ जो खून से लथपथ थी, वह था उसका बैंगनी रंग। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के बुजुर्ग ने पीछे देखते हुए मुस्कुराया। युद्ध का मैदान, जो पहले सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था, अब लाल युद्ध का मैदान बन गया था। बर्फ का सफ़ेद रंग खत्म हो चुका था और लाल हो चुका था। दुश्मन सैनिकों के खून ने पूरे युद्ध के मैदान को रंग दिया था। पूरे सेंट्रल मैदान में सैनिकों की अनगिनत लाशें पड़ी थीं। ये लड़ाई खत्म हो गई है। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने ये लड़ाई जीत ली है। जैसे ही ये शब्द घोषित हुए, दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के सभी सैनिक और मित्र साम्राज्य से भेजे गए सैनिक, सभी ने अपने हाथ हवा में उठाए और जयकारे लगाने लगे। सैनिक बहुत उत्साहित होकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। हालांकि कांग के एक शब्द ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और पूरे युद्ध क्षेत्र को एक बार फिर से शांत कर दिया। हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। महामहिम, हमारे राजा, हमारे सम्राट और हमारे उद्धारकर्ता हमेशा से उस क्षेत्र को वापस लेना चाहते थे जिसे उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य ने हमसे छीन लिया है। हम असली मालिकों के रूप में अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करेंगे। ये केवल पहली जीत है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि पूरा उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य गिर न जाए। काले ड्रैगन राजा की जय हो, सम्राट की जय हो, राजा की जय हो, हमारे उद्धारकर्ता की जय हो, हमारे रक्षक की जय हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब सभी सैनिक जयकारे लगा रहे थे, आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तो दोनों ड्रैगन साम्राज्य झूठ फैला रहे हैं और अपने लोगों का दिमाग धो रहे हैं ताकि वे यह मान लें कि दूसरा साम्राज्य ही दुश्मन और असली बुराई है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि जब साम्राज्य विभाजित हो गया था तो दोनों ड्रैगन राजाओं के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों पक्ष खुद को उज्ज्वल प्रकाश में दिखाने के लिए प्रचार कर रहे थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ये सोचना कि ब्लैक ड्रैगन किंग खुद को उद्धारकर्ता कहता है, यह मुझे हंसाता है। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का अधिकांश राजस्व सेना में जाता है, जबकि सेना को सम्राट द्वारा भारी मात्रा में वित्त पोषित किया जाता है। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के अधिकांश शहरों और कस्बों को अविकसित छोड़ दिया गया है। अभी भी लाखों लोग गरीबी में हैं, जबकि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब ही बने हुए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लुकास ने कांग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। कांग ने अभी जो शब्द कहे थे, उनसे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। कुछ ऐसा जो अगली बड़ी लड़ाई के दौरान सैनिकों को उच्च मनोबल में रखेगा। पिता ने मुझे बताया कि इस लड़ाई को जीतने के बाद हम उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। भले ही इस लड़ाई में हमारे सैनिकों की संख्या 300,000 से कम नहीं है, लेकिन हमने अपने 5वें क्रम के 3 साधकों को खो दिया है। अगर हमें भविष्य की लड़ाइयाँ जीतनी हैं तो हमें कम से कम 2 और 5वें क्रम के साधकों की ज़रूरत होगी। मुझे उम्मीद है कि पिता अन्य बुजुर्गों को भेजेंगे। जब सैनिक जश्न मना रहे थे तो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला सफ़ेद जादू का घेरा और भी चमकने लगा। जादू के घेरे का रंग बदलने लगा। ये सफ़ेद से लाल और फिर सुनहरा और फिर गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। जादू के घेरे का आकार भी बढ़ने लगा। फिर भी कोई भी जादुई घेरे को नोटिस नहीं कर पाया, सिवाय कांग के, जिसने वातावरण में परिवर्तन महसूस किया और यह भी कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में मान एकत्रित हो रहा है।
उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब वह चिंता में चारों ओर देखने लगा और सोचने लगा कि यह उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य था जिसने कुछ किया था। कुछ सेकंड बाद अचानक सभी ने जश्न मनाना बंद कर दिया क्योंकि वे सभी केंद्रीय मैदानों पर एकत्रित हो रही भारी मात्रा में मान के कारण दबाव महसूस कर रहे थे। ये बदलाव सिर्फ केंद्रीय मैदानों के सैनिकों ने ही महसूस नहीं किया था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के साधकों को लगा कि वायुमंडल में मौजूद मान मध्य मैदानों की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्र से बाहर रहने वाले साधकों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। मध्य मैदानों में भारी मात्रा में मैना इकट्ठा होने लगा। इससे वातावरण में परिवर्तन होने लगा। चारों तरफ से ठंडी हवाएं चलने लगीं। मध्य मैदानों के ऊपर बादलों ने भंवर बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर सैनिकों को लगा कि मानो कोई बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। योजक चिन्ह, क्या हो रहा है? आदित्य ने वायुमंडल में मैना को मध्य मैदानों की दिशा में जाते हुए देखकर भौहें सिकोड़ लीं। आदित्य ने खिड़की खोली और देखा कि आसमान काला हो गया था और दक्षिण से तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। जब आदित्य ने स्क्रीन पर देखा तो मध्य मैदानों में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसकी आंखें गहरी सदमे से फैल गईं। अभी सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सैनिक घुटनों के बल पर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सैनिक तो अपनी छाती भी पकड़े हुए थे और उनके मुंह भी खुले हुए थे। अचानक उन्हें लगा कि हवा घनी हो गई है जिससे उन्हें सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। इसी समय केंद्रीय मैदानों का गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ गया। नतीजतन सबसे कम खेती वाले रैंक वाले साधक दबाव को सहन नहीं कर सके और कुछ तो बेहोश भी हो गए। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ केंद्रीय मैदानों में मान केवल अधिक से अधिक सघन होता जा रहा था। आखिरकार तीसरे क्रम के साधक भी इसे और सहन नहीं कर सके और सांस लेने की कोशिश करते हुए घुटनों के बल गिर गए। पूरे युद्ध क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ गया था कि खड़े रहना भी पूरी दुनिया में सबसे कठिन और मुश्किल काम लग रहा था। इस बीच कान का ध्यान किसी और चीज पर गया। उसने सफ़ेद बर्फ को देखा जो अब लाल ताज़ा खून से रंगी हुई थी। कान को लगा कि पूरी जगह का तापमान बढ़ रहा है। नतीजतन बर्फ सीधे धुंध में बदल रही थी। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बर्फ वाष्पित होने लगी, कांद और दूसरे लोग आखिरकार सफ़ेद बर्फ के नीचे छिपी भयावह सच्चाई को देख पाए। यह क्या है? यह एक जादुई घेरा है। आदित्य ने गहरी हैरानी से बर्फ के नीचे छिपे जादुई घेरे को देखा। रून के अपने ज्ञान के बावजूद वह इस जादुई घेरे को बनाने वाले एक भी शब्द को नहीं समझ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य पहली बार कोई विदेशी भाषा पढ़ रहा हो। ये जादुई घेरा कम से कम 5 सितारा है। नहीं, ये 6 सितारा जादुई घेरा है। आदित्य को 100% यकीन था कि यह जादुई घेरा 6 सितारा जादुई घेरा है। अगर यह जादुई घेरा 5 सितारा जादुई घेरा होता तो आदित्य कुछ रूनों को समझ पाता। ये कैसा 6 सितारा जादू चक्र है? आदित्य की बातें सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ गए। अभी जो कुछ भी हो रहा था और जिसने भी इस 6 सितारा जादू चक्र को सक्रिय किया था वह पूरे डाइंग आइल महाद्वीप के लिए बुरी खबर के अलावा कुछ नहीं था। 6 महाद्वीपों पर छठे क्रम के साधक न होने का एक कारण है। पूरे ग्रह पर एकमात्र महाद्वीप और स्थान जहां छठे या उच्चतर क्रम के साधक पाए जा सकते थे वह मुख्य महाद्वीप के अंदर था। यदि कोई 5वें क्रम को तोड़ना चाहता है तो उसे मुख्य महाद्वीप पर जाना होगा जहां मन घनत्व बहुत अधिक और शुद्ध है। वास्तव में इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अन्य 6 महाद्वीप छठे क्रम या उच्चतर क्रम के साधक के दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। भले ही छठे क्रम या उच्चतर क्रम के साधक मुख्य महाद्वीप से बाहर आ गए हों, उनकी साधना बंद कर दी जाएगी और उनकी शक्तियां 5वें क्रम तक कम हो जाएंगी। अनगिनत शताब्दियों से कई लोगों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वे हमेशा असफल रहे हैं। 6 सितारा कलाकृति या हथियार या रून सितारा या कोई भी 6 सितारा मुख्य महाद्वीप के बाहर काम नहीं करेगा। भले ही छठे क्रम का साधक मुख्य महाद्वीप के बाहर अपनी शक्तियों और साधना को पुनः प्रशिक्षित करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसका एक ही हमला पूरे महाद्वीप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्य महाद्वीप के बाहर का छठे क्रम का साधक भगवान है। अन्य 6 महाद्वीप छठे क्रम के साधक को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सभी लोग इतने हैरान और भयभीत थे क्योंकि मुख्य महाद्वीप के बाहर एक 6 सितारा जादू चक्र सक्रिय हो गया था। ये जादू चक्र जो भी परिणाम या परिवर्तन लाएगा वह इस पूरे महाद्वीप को एक साथ नष्ट कर सकता है। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वर्तमान में मध्य मैदानों में दबाव कितना भयावह था। सभी सैनिकों की स्थिति देखकर बैठक कक्ष में सभी लोग भयभीत थे। अब तक पहले और दूसरे क्रम के साधकों के शरीर पहले से ही भारी दबाव को झेलने में असमर्थ होने के कारण खूनी धुंध में फट चुके थे, जबकि तीसरे और चौथे क्रम के शव मांस के पेस्ट में बदल चुके थे। यहाँ तक कि 5वें क्रम के कान को भी खड़े होने में परेशानी हो रही थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। अध्याय की रिलीज तिथि में देरी हो सकती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन।
उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 219 स आय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 219 एस की वापसी। आय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वर्तमान में मध्य मैदानों में दबाव कितना भयावह था। सभी सैनिकों की स्थिति देखकर बैठक कक्ष में सभी लोग भयभीत थे। अब तक पहले और दूसरे क्रम के साधकों के शरीर पहले से ही भारी दबाव को झेलने में असमर्थ होने के कारण खूनी धुंध में फट चुके थे, जबकि तीसरे और चौथे क्रम के शव मांस के पेस्ट में बदल चुके थे। यहाँ तक कि पांचवें क्रम के कान को भी खड़े होने में परेशानी हो रही थी। पूरा दक्षिणी क्षेत्र हिंसक रूप से हिल रहा था। समुद्र और सागर उग्र हो गए थे। ऊंची ऊंची लहरें तट से टकराने लगीं। दक्षिणी क्षेत्र में कई मृत ज्वालामुखी फटने लगे। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में बहुत तेज हवाएं चलती रहीं। दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले जादुई जानवर इधर उधर भागने लगे, मानो सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हों। दरार, जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। दक्षिणी क्षेत्र का पूरा माहौल बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। इस समय पांचवें क्रम के साधक भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य भी इससे सुरक्षित नहीं था। कुछ ही सेकंड बीतते गए और पूर्वी क्षेत्र में भी ये परिवर्तन होने लगा। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था, पूरे पूर्वी क्षेत्र में भी यह अराजक परिवर्तन होने लगा। पूरे डाइंग आइल महाद्वीप का माहौल बदल चुका था। लाखों सैनिकों की किस्मत देखकर और ये देखकर कि एक पीक पांचवें क्रम का साधक भी खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब किसी में भी केंद्रीय मैदानों में जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ राजाओं और रईसों ने तो डाइंग आइल महाद्वीप से भागने और दूसरे महाद्वीप पर भागने की योजनाएं भी बनानी शुरू कर दीं। खांसी। कंग ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काला भंवर खुलने लगा। भंवर इतना बड़ा था कि उसे पूर्वी क्षेत्र से भी देखा जा सकता था। भंवर करीब 5000 मीटर बड़ा था। गहरे बैंगनी रंग के भंवर को देखकर कंग को लगा जैसे पूरी दुनिया इस भंवर में समा गई हो। इस समय कंग खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। पहले कंग दूसरों को नीची नज़र से देखता था। कंग एक साधक था जो इस महाद्वीप के सबसे ऊपर खड़ा था। वह डाइंग आइल महाद्वीप के सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे कुछ लोग भगवान भी कहते थे। महाद्वीप के सबसे ऊपर खड़े होकर कंग भूल गया था कि ऐसे अस्तित्व भी हैं जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन अभी उसकी दयनीय स्थिति ने कंग को याद दिलाया कि हमेशा बड़े पहाड़ होते हैं। दक्षिणी अग्नि साम्राज्य के बुजुर्ग अब और नहीं सह पाए और अपने घुटनों पर गिर पड़े। इस बीच ब्लैक ड्रैगन का बेटा लुकास इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लुकास जमीन पर लेटा हुआ था और कांग को विनती भरे भाव से देख रहा था। वह चिल्लाकर कांग से मदद मांगना चाहता था, लेकिन इस समय सांस लेना भी उसके लिए सबसे मुश्किल काम लग रहा था। इस बीच विशाल भंवर से एक निश्चित व्यक्ति जो सदियों से इस दुनिया की रोशनी देखने के लिए इंतजार कर रहा था, बाहर आने लगा। भंवर के पार जो प्राणी इंतजार कर रहा था वह एक ऐसा प्राणी था जिसे कभी भगवान कहा जाता था। अभी वह मरने वाले द्वीप महाद्वीप पर अपनी वापसी करने जा रहा था। घूरो। मध्य मैदानों से मीलों दूर बैठे आदित्य को अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। बाहर तेज दक्षिणी ठंडी हवाएं चल रही थीं, फिर भी आदित्य को पसीना आने लगा। अभी ड्रैगन सम्राट को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। आदित्य यह नहीं बता पा रहा था कि उसे कौन देख रहा है या एक ऐसा एहसास है। अभी उसकी ड्रैगन प्रवृत्ति पूरी तरह से खतरे में थी। आदित्य ने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब उसका सामना एशले से हुआ, जो अब तक उसके सबसे मजबूत विरोधियों में से एक थी, तब भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। आदित्य को ऐसा लगा जैसे कोई सीधे उसकी आत्मा को घूर रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया जो आदित्य के बगल में बैठी थी, उसने देखा कि आदित्य के साथ कुछ गड़बड़ है। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसने पाया कि वह पसीने से तरबतर और विचलित दिख रहा था। आदित्य के चेहरे पर जो भाव था वह जूलिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आदित्य बेहद चिंतित दिख रहा था। इस ठंड के मौसम में उसे पसीना आ रहा था। उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए थे। आदित्य, क्या तुम ठीक हो? जूलिया ने आदित्य के दाहिने कंधे पर हाथ रखा और चिंतित स्वर में पूछा। एक पल के लिए आदित्य चौंका, फिर उसने जूलिया की ओर देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने आदित्य खड़ा हुआ और खुली खिड़की बंद कर दी। फिर वह जूलिया की ओर मुड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अभी इस्तारिन साम्राज्य में वापस चले जाओ। क्या आप हमें वापस क्यों भेज रहे हैं? जूलिया और अन्य लोगों को लगा कि आदित्य उनसे कुछ छिपा रहा है। ये जगह तुम सबके लिए सुरक्षित नहीं है। बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए आदित्य ने जूलिया का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। चलो चलें, मैं तुम सबको वापस इस्तारिन साम्राज्य में भेज दूंगा, लेकिन मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं। इस बार आदित्य ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी, जिससे जूलिया डर गई। ये देख आदित्य को अचानक अपराधबोध हुआ। उसने अपने मन में उठ रही बेचैनी को दबाते हुए जूलिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। राजकुमारी, जिद मत करो, बस वापस चली जाओ। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आदित्य ने जूलिया को जिस तरह से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे वापस जाने की विनती कर रहा हो।
जूलिया ने आदित्य को कभी इतना जिद्दी होते नहीं देखा था। ठीक है, जूलिया ने आदित्य की बात से सहमत होने का फैसला किया। महाराज, मैं आपके साथ ही रहूंगा। आदित्य ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। उसके बाद दूसरों की बातों की परवाह किए बिना सभी को टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके स्टारिन साम्राज्य में वापस भेज दिया गया। सभी के चले जाने के बाद वॉटसन बालकनी में गया और उसने देखा कि आदित्य आकाश में बने विशाल भंवर को देख रहा था। महाराज, आदित्य को जवाब न देते देख वॉटसन ने अपनी आवाज़ ऊंची की और उसे फिर से पुकारा। वॉटसन ने आदित्य के दाहिने कंधे को भी हल्के से हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, आदित्य चौंक गया। ये पहली बार था जब वॉटसन ने आदित्य को किसी बात को लेकर इतना चिंतित देखा था। यहाँ तक कि जब स्टारिन साम्राज्य अपने सबसे बुरे दौर में था और एक बहुत मजबूत राजवंश द्वारा उस पर हमला किया जाने वाला था, तब भी आदित्य ने अपना धैर्य नहीं खोया। वह कभी इतना गंभीर नहीं दिखता था, लेकिन अभी ड्रैगन सम्राट चकित लग रहा था, जैसे कि वह गहरे विचारों में खोया हुआ हो। वॉटसन, आकाश में खुले इस विशाल द्वार के बारे में तुम क्या सोचते हो? आदित्य ने विशाल भंवर को देखते हुए पूछा। महाराज, ईमानदारी से कहूं तो मैं खतरे का जवाब दूंगा, लेकिन अब तक हम या स्टारिन साम्राज्य ने जो भी खतरे का सामना किया है, आप उसका सामना करने में सक्षम रहे हैं। आप हमेशा एक लोहे के पहाड़ की तरह खड़े रहे हैं। स्टारिन साम्राज्य पर किसी दुश्मन साम्राज्य द्वारा हमला न किए जाने का एकमात्र कारण आपकी वजह से है। ये सिर्फ वॉटसन की ही बात नहीं थी। आदित्य के अधीन काम करने वाले सभी लोगों ने आदित्य पर यह अंधविश्वास विकसित कर लिया था। वे सभी मानते थे कि आदित्य चमत्कार कर सकता है और चमत्कार ला सकता है। आदित्य ने जवाब में मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई जब उसने विशालकाय भंवर को देखा। इस बीच एक प्राणी धीरे धीरे पोर्टल के दूसरी ओर से आ रहा था। जैसे ही पोर्टल खुला, उस प्राणी को डाइंग आइल महाद्वीप पर कुछ बहुत खास होने का आभास हुआ। एक ड्रैगन, हे, यह मजेदार होगा। मुस्कुराते हुए ये प्राणी काले अंतरिक्ष से गुजरता हुआ पोर्टल के पास पहुंचा। जैसे जैसे ये प्राणी पोर्टल के करीब पहुंचता गया, केंद्रीय मैदान पर दबाव बढ़ता गया। यहाँ तक कि दक्षिणी क्षेत्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें भी हिलने लगीं। प्राणी को यह एहसास हुआ और उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया। जैसे ही आभा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, दक्षिणी अग्नि साम्राज्य के बुजुर्ग कान को आखिरकार फिर से सांस लेने में सक्षम हो गया। कान को लगा जैसे उसे मौत के कगार से खरीद कर लाया गया हो। भगवान का शुक्र है, जैसे ही कान किसी तरह खड़ा हुआ, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। अभी भले ही दबाव कम हो गया था, भले ही कांग इस दबाव को सहने में सक्षम था, उसे लगा कि उसका पूरा शरीर जम गया है और हिलने से इनकार कर रहा है। इस ठंड के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आने लगा और नीचे की ओर बहने लगा। बूम! द्वार से एक बहुत बड़ी लहर हर जगह फैल गई। उसी क्षण कांग का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके हाथ और पैर कांपने लगे, उसके दांत खड़खड़ाने लगे और उसका बूढ़ा दिल पानी से बाहर निकाली गई मछली की तरह बेतहाशा उछलने लगा। कांग की आंखों के कोने से दक्षिणी अग्नि साम्राज्य के शिखर 5वें क्रम के बुजुर्ग ने विशाल पोर्टल को देखा। बिना बताए कांग को लगा कि कुछ होने वाला है। जैसा कि उसने सोचा था, उसी क्षण कांग ने कुछ ऐसा देखा जिसे वह अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही उसने द्वार के पार उस प्राणी को देखा, कांग को लगा कि मृत्यु का देवता पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए उतर रहा है। वह प्राणी इतना भयावह था कि कंग जैसे 5वें क्रम के साधक को भी केवल भय ही महसूस हुआ। अभी कंग इतना भयभीत था कि उसे सांस लेने में भी डर लग रहा था। साथ ही दक्षिणी क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में मौजूद लाखों लोगों ने इसे देखा। लगभग हर कोई सदमे और डर में जम गया जब उसने विशाल पोर्टल से दक्षिणी क्षेत्र को घूरती हुई बड़ी काली आंखों को देखा। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 220 स 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 220 S की वापसी 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने द्वार के पार उस प्राणी को देखा, कंग को लगा कि मृत्यु का देवता पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए उतर रहा है। वह प्राणी इतना भयावह था कि कंग जैसे 5वें क्रम के साधक को भी केवल भय ही महसूस हुआ। अभी कंग इतना भयभीत था कि उसे सांस लेने में भी डर लग रहा था। साथ ही दक्षिणी क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में मौजूद लाखों लोगों ने इसे देखा। लगभग हर कोई सदमे और डर में जम गया जब उसने विशाल पोर्टल से दक्षिणी क्षेत्र को घूरती हुई बड़ी काली आंखों को देखा। जब आदित्य ने द्वारों के पीछे की काली आंखों को देखा तो उसकी आंखें भी बदल गईं। उसकी आंखों का रंग गहरा लाल हो गया और उसकी पुतली का आकार ऊर्ध्वाधर गाद में बदल गया जो एक ड्रैगन की पुतली थी। साथ ही लगता है कि उस प्राणी ने भी यह महसूस किया होगा। उन विशाल काली आंखों ने अपना ध्यान दक्षिण दिशा की ओर मोड़ लिया।
उन आंखों को देखते हुए आदित्य को इस समय ऐसा लगा जैसे वह प्राणी सीधे उसे ही देख रहा हो। आदित्य के लिए उस समय अपने दिल में उठ रही भावनाओं को व्यक्त करना बहुत मुश्किल था। उस प्राणी को देखकर आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अब तक के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन से मिल गया हो। गहरे बैंगनी रंग के द्वार से एक बहुत बड़ा सिर उभरने लगा। यह एक विशालकाय सांप का सिर था। सांप का चेहरा लाल था। जैसे जैसे सांप धीरे धीरे द्वार से बाहर निकलने लगा, उसका शरीर पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो गया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सांप 400 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। जैसे ही सांप द्वार से बाहर आया, आदित्य को तुरंत पता चल गया कि इस सांप के शरीर में ड्रैगन का खून है। इससे ये भी पता चलता है कि आदित्य को इस सांप से इतना जुड़ाव क्यों महसूस हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि आदित्य को इस सांप से इतना खतरा क्यों महसूस हुआ। आदित्य को अब 100% यकीन हो गया था कि इस सांप ने उसे भांप लिया था और द्वार से बाहर आने से पहले वह उसे देख रहा था। लाल सिर वाला ये सांप एक विशाल काले रंग का सांप था जिसके सिर पर कई तरह की कीलें लगी हुई थीं। इसका चेहरा भी लाल है, इसके बड़े और नुकीले दांत हैं, साथ ही इसकी आंखें और पुतलियां भी काली हैं। उपन्यास में जैसे ही सांप बाहर निकला, वह जादुई घेरा जिसने वास्तव में इस सांप को बंद कर रखा था, कांच की तरह टूट गया। हर कोई जादुई घेरे के टूटने की आवाज़ सुन पा रहा था। टकराना। सर्प ऋषि वापस आ गए हैं। कोई नहीं जानता था कि ये शब्द किसने कहे थे, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में हर कोई इन शब्दों को जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इस सांप को देखकर आदित्य को बहुत जल्दी होने का एहसास हुआ। उसकी आत्मा अधीर हो उठी। उसे इस समय बहुत खतरा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब किसी भी समय उसका शिकार किया जा सकता है। वॉटसन, तुम यहीं रहो। आदित्य की पीठ पर ड्रैगन पंखों के 2 लाल जोड़े दिखाई दिए। महाराज, रुकिए। वॉटसन की बातें सुने बिना ही आदित्य उसकी नज़रों से ओझल हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। इसी बीच एक आकृति उत्तर दिशा से 400 मीटर लंबे विशालकाय सांप की ओर उड़ी। ओह महान स्वामी, आप अंततः स्वतंत्र हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाटसन और अन्य लोग जो सब कुछ देख रहे थे, सफ़ेद परी के पंखों वाले आदमी को देखकर गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उस आदमी की खूबसूरती इस दुनिया से बाहर थी। उसकी पीठ पर चांदी सफ़ेद परी के पंख लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई फरिश्ता हो। वह आदमी जिम्मुट था, जिसे व्हाइट ड्रैगन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। सांप का शरीर आसमान में तैर रहा था और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सांप ने परी के पंखों वाले आदमी को देखा। तुम कौन हो? सांप ने बोलने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोला, लेकिन हर कोई एक गहरी पुरुष आवाज़ सुनने में सक्षम था। मेरे प्रभु, हमने आपको आपकी गहरी नींद से जगा दिया है और आपको आपकी जेल से मुक्त कर दिया है ताकि आप टाइटन गार्जियन से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। टाइटन गार्जियन को हराने के लिए हमें आपकी ताकत की ज़रूरत है। जो भी देख रहा था वह बहुत हैरान था। इसलिए उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों ने इस विशाल सांप को जगाने के लिए हार मान ली। कुछ लोग जो जानते थे कि जादू का घेरा कैसे काम करता है, उन्होंने समझा कि केंद्रीय क्षेत्र में मरने वाले सभी सैनिकों ने सील तोड़ने के लिए बलिदान का इस्तेमाल किया था। सांप ने जवाब देने से पहले 1 मिनट तक जिम्मुट को घूरा। बहुत बढ़िया, चूंकि आपने मुझे प्रेत क्षेत्र से मुक्त कर दिया है और मुझे इस दुनिया में वापस लौटने की अनुमति दी है, इसलिए मैं इस बार आपकी मदद करूंगा। मुझे उस टाइटन संरक्षक के साथ कुछ निजी मामले भी निपटाने हैं। महान ऋषि सांप की बातें सुनकर जिम्मुट ने राहत की सांस ली। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था। चलो चलते हैं। टाइटन गार्जियन को हराने के बाद मैं इस दुनिया का पता लगाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं सो रहा था तब ये दुनिया कितनी बदल गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया ने कितना विकास किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा कोई पुराना दोस्त इस उम्र में अभी भी जीवित है। दरवाज़ा। इस जादुई शब्द को कहते ही अंतरिक्ष में हलचल होने लगी। हवा सर्पिल गति में घूमने लगी। अगले ही पल अंतरिक्ष में एक बहुत छोटी सी दरार खुल गई। हर बीतते सेकंड के साथ दरार अपने आप बड़ी होने लगी। 10 सेकंड से भी कम समय में लगभग 200 मीटर बड़ा एक विशाल द्वार आकाश में दिखाई दिया, जबकि पिछला द्वार जिससे महान ऋषि नाग बाहर आया था धीरे धीरे बंद होने लगा था। चल दर, आपके बाद महान सांप ऋषि ने पोर्टल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा होने के बावजूद महान ऋषि सांप बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसका 400 मीटर लंबा शरीर कुछ सेकंड से भी कम समय में पोर्टल में प्रवेश कर गया। महान ऋषि सांप के पोर्टल में प्रवेश करने के बाद जिम्मुट ने अपना हाथ हिलाया। अचानक सभी लोग जो विभिन्न कलाकृतियों का उपयोग करके पूरी चीज को गुप्त रूप से देख रहे थे, उन्हें देखना बंद हो गया। होलोग्राफिक स्क्रीन काली हो गई। उसके बाद जिम्मुट ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए पोर्टल में प्रवेश किया। बहुत तेज गति से कई अन्य आकृतियां भी बिना किसी की नज़र में आए पोर्टल में प्रवेश कर गईं। जैसे जैसे पोर्टल धीरे धीरे आकार में सिकुड़ने लगा और पूरी तरह से बंद होने की कगार पर था, पोर्टल के पूरी तरह से बंद होने से पहले एक क्रिम्सन लाइट पोर्टल में प्रवेश करने में कामयाब रही। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद आदित्य को पता नहीं था कि उसने क्या कर लिया है, लेकिन अभी अगर कोई आदित्य की वर्तमान साधना की जांच करे तो उसे पता चलेगा कि आदित्य की साधना मध्य 3 क्रम तक पहुंच चुकी है।
पोर्टल में प्रवेश करने से पहले आदित्य ने अपनी साधना को मध्य 3 क्रम तक पहुंचाने के लिए अपने बचाए हुए अनुभव बिंदुओं का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया था। हालांकि यह उसकी साधना में एक छोटा सा सुधार था, लेकिन मिड 3 ऑर्डर तक पहुंचने से आदित्य के आंकड़ों में बहुत सुधार हुआ था। आदित्य का स्तर 151 से 201 के स्तर पर पहुंच गया था। इसका मतलब है कि आदित्य अभी मिड 3 ऑर्डर तक पहुंचा था। नाम आदित्य बेनिथ। जाति ड्रैगन। रक्तरेखा दिव्य क्रिम्सन तूफान ड्रैगन। शीर्षक ड्रैगन सम्राट। क्लास वॉर डांसर रून सम्राट स्टॉर्म मार्शल। स्तर 151-201। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन क्रिम्सन ब्लेज हथियार ग्रैंड मास्टर रूनिक एंचेंटमेंट ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन रोअर क्रिम्सन लाइटनिंग मैनिपुलेशन ड्रैगन मोनाक आशीर्वाद स्टॉर्म समन मैग्मा मैनिपुलेशन निष्क्रिय कौशल क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक मेंटल डिफेंस इन्फर्नो ओवरड्राइव सोल ब्लेज फायरी आइज कज ऑफ द हेवन ब्लेसिंग ऑफ क्रिम्सन चार्म ऑफ प्लाज्मा क्रिम्सन लाइटनिंग डैश एनरेज्ड लाइटनिंग स्पेल लाइटनिंग आर्मर स्टॉर्म फ्लाइट एसिड रेन कलाकृति पवन परी का कंगन 7 सागर का मुकुट पहने हुए नहीं। शक्ति 361 411 गति 603 जोड़ 100 653 जोड़ 100 सहन शक्ति 336 386 स्वास्थ्य 336 386 मन 4001 4052 निःशुल्क आंकड़े 0-100। द्वार के अंदर अंधेरा था। एक पल के लिए आदित्य को लगा जैसे वह अंतरिक्ष में आ गया हो। इस अंतरिक्ष में सब कुछ अंधेरा था। उस अंधेरे में आदित्य को कुछ वस्तुएं तैरती और चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। ये वस्तुएं आदित्य से बहुत दूर थीं, जिसके परिणामस्वरूप उन चमकती हुई वस्तुओं का प्रकाश छोटे छोटे बिंदुओं जैसा लग रहा था। उस जगह पर बहुत सी चीजें तैर रही थीं। वहां लकड़ियां, पत्तियां, मरे हुए जादुई जानवर, कपड़े, तरह तरह की धातुएं, पत्थर और बहुत सी अनगिनत चीजें बस यहाँ वहां तैर रही थीं। आदित्य ने इस पोर्टल में घुसे विशालकाय सांप को देखने के लिए इधर उधर देखा। जैसे ही उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया, उसे पोर्टल के अंदर विशालकाय सांप और कुछ अन्य प्राणियों की उपस्थिति का एहसास हुआ। विशालकाय सांप के अलावा आदित्य एक शक्तिशाली पीक 5वें क्रम के पूर्वी ड्रैगन की आभा को महसूस कर सकता है। सिस्टम मेरी चपलता में 100 जोड़ निःशुल्क आंकड़े जोड़ें। डिंग 100 जोड़ निःशुल्क आंकड़े चपलता में जोड़ दिए गए हैं। ड्रैगन सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी चपलता में वृद्धि महसूस की, उसने अपने सभी आंकड़े बढ़ाने वाले कौशल सक्रिय करना शुरू कर दिया। क्रिम्सन बिजली डैश इन्फर्नो ओवरड्राइव बिजली कवच तूफान उड़ान स्वूश। अगले ही पल आदित्य गायब हो गया। ड्रैगन सम्राट ने महान ऋषि सांप और उन प्राणियों का पीछा करना शुरू कर दिया जो महान ऋषि सांप का पीछा कर रहे थे। आदित्य ने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा ताकि महान ऋषि सांप को छोड़कर कोई भी प्राणी उसकी उपस्थिति को महसूस न कर सके। आदित्य को तब भी चिंता नहीं हुई जब महान ऋषि सांप ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। अगर महान ऋषि सांप उसे मारना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। इसके अलावा अगर कोई छठे क्रम या उच्चतर क्रम का साधक जानबूझकर किसी निम्नतर क्रम के साधक पर हमला करता है तो हमलावर पर दंड के रूप में स्वर्गीय बिजली से हमला किया जाएगा, और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली साधक भी स्वर्गीय बिजली के हमले से बच नहीं सकता। अगर कोई उच्चतर क्रम का साधक स्वर्गीय बिजली से दंडित हुए बिना किसी निम्नतर क्रम के साधक या प्राणी पर हमला करना चाहता है तो साधक को अपनी साधना और आक्रमण शक्ति को 5वें क्रम के शिखर पर सील करना होगा। यही कारण है कि आदित्य चिंतित नहीं था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। इस अध्याय का शीर्षक महान ऋषि नाग की वापसी। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।